हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जो रिसेंटली वैकेंसी रिलीज कर दी है, जिसको हम लोग एमपीबीजीसीएल के नाम से जानते हैं। इसमें हालांकि काफ़ी सारी अलग अलग सब्सिडरीज आती है जो अलग अलग पेपर्स कंडक्ट कराती है और अलग अलग उनके फंक्शनलिटीज है, जनरेटिंग या फिर ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग बॉडीज है। तो यहाँ पे जो है गाइस 2 से 3 पेपर, जो 3 पेपर हमारे प्रीवियसली कंडक्ट कर दिए गए थे, तो उसको पहले एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल के लिए एमपीबीजीसीएल के लिए आपने अप्लाई करके रखा है और आप इसकी तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट मार्क करके इसलिए रखा कि आज के सेशन में हम लोग ये 2018 का जो पेपर था, 21 अगस्त 2018 का जो पेपर हुआ था, ये इंदौर जेई का, ये हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। उसी तरीके से हम लोग पेपर 2 और पेपर 3 में हम लोग कंप्लीटली क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एमपीपीजीसीएल ने रिसेंटली कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आपको डेप्थ पता चलेगी कि कितने लेवल तक आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से सिलेबस को आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बातें ये जो है आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। सेशन को एंड तक देखना होगा। और अगर आपने काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये नोटिस करा होगा, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आप इस सेशन को सब्सक्राइब करोगे और हमारे सेशन को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। और आपको बने रहना है गाइस, ये सेम थंबनेल के साथ में #2 और #3 ये हमारे पेपर भी अपलोड जाएंगे। ये आपको जानना हो, इसीलिए जितना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस। इससे कारण क्या होगा कि आपको एक एनालिसिस पता चल जाएगा कि कितने लेवल तक क्वेश्चंस, कितने डिफिकल्टी क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए थे प्रीवियसली, ठीक। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय। यहाँ पे काफी सारे एस्पिरेंट्स की गलतियां हो जाती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में उनको कंफ्यूजन हो जाता है और यहाँ पे गलत आंसर मार्क करके आते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आर विल बी इक्वल्स टू रो L बाय ए। मैं आपको एकदम प्रॉपरली समझा देता हूँ सो दैट एक नए भी एस्पिरेंट हो उनको भी समझ में आएगा। अब देखिए L मतलब क्या होता है, ये होता है हमारी लेंथ, ठीक है। A मतलब होता है हमारा एरिया, ओके। रो मतलब क्या होता है, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, ओके। और R क्या होता है, R होता है हमारा रेजिस्टेंस, आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। अब उसी तरीके से जो कंडक्टिविटी है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो हमारा रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, जिसको हम लोग सिग्मा के नाम से डिफाइन करते हैं। ये होता है हमारा ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा, राइट। तो ये होता है हमारा 1/ρ, ओके। सिग्मा विल बी इक्वल्स टू 1/ρ। दैट मीन्स योर रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा, अब देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके अपोजिट है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, करेक्ट। यहाँ तक हमने देख लिया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस। अब हम लोग इसी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। आर मतलब क्या हो जाएगा, ओके, आर मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1/r विल बी, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/r विल बी इक्वल्स टू g, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने मेंशन किया इसको थोड़ा मॉडिफाइड वे में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/ρ विल बी इक्वल्स टू L बाय RA। अभी आप देखिएगा 1/r मतलब क्या हो जाएगा G, ओके। यहाँ पे हो जाएगा G, यह आ जाएगा L। यहाँ पे जो 1/L है इसका हो जाएगा GL डिवाइड बाय L। और 1/ρ मतलब क्या होता है, सिग्मा, ओके। ये आ गया हमारा इसका करेक्ट, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सिंपल है, यूनिट जो है हम लोग उसको डिफाइन कर पाएंगे। सिग्मा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S, कंडक्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, सीमेंस में, ठीक है। लेंथ हम लोग किस में मेजर, मीटर में, ओके। एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा विल बी इक्वल्स टू S/m, मतलब क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा ओम मीटर्स में आता है, ये बात आपको ध्यान में रखने की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। द वैल्यू ऑफ V2 द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इन द सर्किट शोन इज व्हाट, ठीक है। अभी हमारे पास में जो प्रीवियसली पेपर आपको पब्लिश किया गया था उसी का ये हम लोग इमेज आपको मेंशन करेंगे। अगर आपको वैल्यूज दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास 24 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 जो है ये 2 ohms का है, यहाँ पे हमारे पास 4 का है और यहाँ पे हमारे पास 6 है। ये हमारा V1, V2 और V3। इसमें हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हम लोग काफ़ी आसानी से जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं।
किस तरीके से निकालेंगे, V2 विल बी इक्वल टू टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है वो हम लोग लिख लेंगे 24 वोल्ट, जिसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन सभी का टोटल एडिशन, ठीक है। 2 + 4 + 6, 4 + 6 10 + 2 12, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा आ जाएगा, 2 × 4 विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आपको PYQ चाहिए होगा गाइस, ठीक है, अभी हमने नया जो ऐप हमारा अपडेट कर दिया गाइस, उस ऐप में नई चीज़ें क्या मिलेगी, एक तो आपको सबसे पहले PYQ के जो पेपर्स है वो आपको मिलेंगे एक ही फोल्डर के अंदर, आप जो इसको जाके देख सकते हो हमारे फोल्डर में अपडेटेड होना शुरू हो गए। दूसरी बात की जो सिलेबस होता है, चाहे जो भी एग्जामिनेशंस आ रही है प्रीवियस है या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन, उसके हम लोग सिलेबस के PDF अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको जो फ्री ई बुक्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे पास नोटिफिकेशन रहते हैं उसकी जो फ्री ई बुक्स है वो भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस अगर आपको जानना होगा तो एक ही ऐप पे आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ का ऐप डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। नए से अपडेट होना शुरू हो गया, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सारे PYQs हम लोग जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर रहे हैं और अपलोड प्रोसेस चल ही रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 coils have a coefficient of coupling as a 0.8 ampere current of a 3 ampere in a coil, one produces a total flux of 0.04 milliweber। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। 2 coils have a coefficient of coupling as a 0.8, a current of a 3 ampere in a coil, one produces total flux of 0.4 milliweber। If the current in the coil 1 is reduced to 0 in 3 milliseconds, the voltage induced in a coil 2 is 85 volt। Determine the inductance of coil 2 if the number of turns of a coil is 1, a coil 1 is a 300। अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ। 2 कॉइल है हमारे पास, ओके, ये 2 कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल हो गया और ये हमारे पास सेकंड कॉइल है, राइट। हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं L1 और ये हो गया हमारे पास L2। अभी हमारे पास में 2 कॉइल्स है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, यहाँ पे जो M है वो भी हमारे पास वैल्यू बताया गया है। ये M का नहीं, ये K का वैल्यू होता है, यहाँ पे हमने M मेंशन कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो हमारे वैल्यू रहती है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, M विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय L1 इंटू L2। यहाँ पे जो K का वैल्यू है ये हमारे पास 0.8 है, ठीक है। हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है K, ये हमारा 0.8 है, ओके, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। L1 और L2 उसके इंडक्टेंसेस हो गए। अभी देखिए जो फ्लक्स 1 है, φ1 का जो वैल्यू हमारे पास बताया गया है वो हमारे पास बताया गया है 0.4 मिलीवेबर। हम लोग लिख लेते हैं 0.4 मिलीवेबर, राइट। और हमारे पास में जो टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, यहाँ पे जो N1 के इसके जो टर्न्स हो गए ये हमारे पास 300, ओके। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा इस कॉइल 1 का, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस जो रहेगा हमारे कॉइल 1 का, हम लोग इसको L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। वो किस तरीके से रहेगा, N1 φ1 बाय I1, करेक्ट है। N1 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 300, फ्लक्सेस कितने हैं 0.4 मिलीवेबर डिवाइड बाय यहाँ पे हमारा जो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे I1, ओके। I1 कितना था हमारे पास में 3 एम्पियर्स का था। अब देख सकते हो करंट ऑफ 3 एम्पियर, ओके, यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है हमारा 3 एम्पियर का। तो जो हमारे L1 का वैल्यू निकल के आता है गाइस, वो आता है हमारे पास में 40 मिली हेनरी, ओके। ये हो गया हमारे पास L1 का वैल्यू, राइट, ये हो गया हमारे पास 40 मिली हेनरी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो पूछा गया डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, हमें इंडक्टेंस का जो कॉइल 2 का इंडक्टेंस है वो हमें पता करना है, सिंपल है। तो जो इंड्यूस वोल्टेज है कॉइल 2 में, ठीक है, वो ड्यू टू द करंट फ्लोइंग है ना कॉइल 1 है। जो कॉइल 1 में करंट फ्लो रहा है उसमें उसके कारण जो इंड्यूस्ड EMF है हमारा कॉइल 2 में, वो हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग V2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा M di1 बाय dt, ठीक है। क्योंकि हमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे कॉइल 2 में, ये किसके वजह से हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा I1, इसके वजह से हो रहा है, यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। तो वो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, V2 विल बी इक्वल टू M di1 डिवाइड बाय dt। ये I1 इसलिए हमने लिया क्योंकि वो करंट I1 की वजह से आ रहा है, राइट। तो V2 कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे पास 85 वोल्ट आ रहा है। लेट मी चेंज द कलर, 85 वोल्ट विल बी इक्वल टू M, ओके। M का जो वैल्यू है
वो हमारा कितना आएगा, ये हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, हम लोग निकालेंगे m। ओके, di1 कितना है हमारे पास में 3 मिली सेकंड्स। ठीक है, जो हमारा dt है वो हमारा 3 मिली सेकंड्स का, तो 3 इंटू 10⁻³ मार्क करेंगे। dt मतलब चेंज इन टाइम, और di1 का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है हमारे पास 3 एम्पियर्स का, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं गाइस। तो हमारे पास में जो m का वैल्यू आता है ये आता है हमारे पास 85 मिली हेनरी, राइट, 85 मिली हेनरी। और अगर हम लोग ये जो m का वैल्यू है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों के बीच का, उसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे गाइस, तो हमारे पास में जो L2 का वैल्यू है ये आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे 85 टू k का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी बताया गया था 0.8 इंटू √ऑफ L1। L1 का जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारा कितना आया था 40 मिली हेनरी, 40 इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा L2 का वैल्यू निकल कर आता है गाइस वो आता है हमारा 282 मिली हेनरी। ओके, जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए में। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई। फंडामेंटल चीज़ों को लेते हुए हमें कुछ जो फॉर्मूलाज है वो हमें पता होना जरूरी रहता है, जिससे हम लोग इस सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। ओके, सो बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, और देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। उन्होंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो है एक ही इसमें मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसी को आपको रेफरेंस करके आपके आने वाले MPPGCL के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा इस, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर अ इनपुट सिग्नल v ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू Vm sin of omega t वोल्ट्स, द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव इज व्हाट। अभी आपको हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव किस तरीके से होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर से जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये होती है हमारे पास हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव। ये 0 से लेके पाई, ये पाई से लेकर 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ओके, यहाँ तक एक नेक्स्ट साइकिल के लिए जो है, हर एक अल्टरनेट साइकिल के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव पीक हमें 0 देखने को मिलती है। तो उसका जो एवरेज वैल्यू होता है हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव का, वो होता है हमारा Vm/पाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ फुल रेक्टिफाइड साइन वेव की वैल्यू पूछेगी, फुल रेक्टिफाइड किस तरीके से होगी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगी। ओके, ये हो गया हमारे पास फुल रेक्टिफाइड साइन वेव, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास टाइम। तो उसका जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आता है वो आता है हमारा 2Vm/पाई। ये दोनों भी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी, फुल के लिए और हाफ के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके रेक्टिफायर्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते गाइस। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL लॉ लगा के हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कॉइल इन द फिगर शोन। ठीक है, यहाँ पे जो कॉइल है, ठीक है, कॉइल मतलब क्या होगा, ये इंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारा कॉइल, यहाँ पे इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज डेवलप होगा ये हमें पता करना है। अब उन्होंने रेफरेंस के लिए जो कुछ वैल्यूज हमारे पास बताई गई है, I2 विल बी इक्वल्स टू 5, यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये I2, ये हमारे पास 5 e⁻²t। I4 यहाँ पे जो एग्जिट करंट है, I4 का वैल्यू है 3 sin t। V3 जो है यहाँ पे इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 4 e⁻²t हमें वैल्यू पूछेगी। अब KCL लॉ क्या हमें बताता है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ओके, तो इनकमिंग करंट हम लोग देख लेते हैं कौन से इनकमिंग करंट है। अगर ये नोड ए को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट हो जाएगा हमारे पास में I3। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये I1 प्लस ये हो गया I2। ठीक है, ये है I2, I1 और ये हमारा I3, ये हमारा इनकमिंग करंट हो गया। आउटगोइंग करंट कितना है हमारे पास में, I4। ये हमें किरचॉफ्स करंट लॉ हमें बताता है। अब देखिए सारे जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, I1 का जो वैल्यू है गाइस, ठीक है, I1 का वैल्यू कितना होगा हमारा, यहाँ पे हम लोग एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर रहे थे I1 प्लस, अब देखिए I2 का वैल्यू हमारे पास बताया गया 5 e⁻²t, 5 e⁻²t प्लस I3 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस है 2 फैरेड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 × ठीक है, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, जो I3 का करंट हो वो कितना है हमारे पास में गाइस, या फिर हम लोग कह सकते हैं, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट फ्लो होता है, ठीक है, द करंट अक्रॉस एनी कैपेसिटर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, IC विल बी इक्वल्स टू C dVc/dt। ठीक है, अब dVc मतलब कितना है, ये हमारा V3 का वैल्यू है,
ये 4e⁻²t है, ठीक है। सी दैट मीन्स हमारे पास कैपेसिटेंस वैल्यू बताएगी, इसलिए हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम लोग सी dvct/dt का हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सी का तो हमने रख लिया dvct/dt, ये हमारे पास कौन सा वैल्यू है गाइस, ये है हमारे पास इतना v3 विल बी इक्वल्स टू 4e⁻²2t 4 इंटू, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4e⁻²2t विल बी इक्वल्स टू, ये कितना है हमारे पास में i4 का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं साइड बाय साइड 3 sin t। ओके, यहाँ तक ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अभी हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इससे हमारे पास में जो i1 का इक्वेशन आता है गाइस वो कुछ इस तरीके से आता है। i1 विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, यहाँ पे 3 sin t प्लस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ये -5e⁻²2t -5e⁻²2t, और ये हमारा, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से आएगा, देख हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए गाइस 2 इंटू dt डेरिवेटिव है इसका, यहाँ पे फिर यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 4e⁻²2t, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू निकल के आता है गाइस वो आएगा हमारे पास प्लस 16e⁻²2t। इसको अगर आप लोग डेरिवेट करोगे, ठीक है, तो 2 इंटू 4 इंटू e⁻²2t का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 16e⁻²2t। ओके, ये आ गया हमारे पास में i1 का इक्वेशन, राइट, ये हो गया हमारे पास में i1 का इक्वेशन। देन i1 विल बी इक्वल्स टू, जो हमारे पास करंट है वो कितना निकल के आ रहा है, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते तो 3 sin t -5e⁻²2t प्लस 16e⁻²2t। अब देखिए कॉमन है तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 sin t प्लस 11 प्लस 16 -5 विल बी 11e⁻²2t। ये आ गया हमारे पास में i1 का इक्वेशन। अभी हमारे पास क्या पूछा गया, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। देखिए वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते, VL अगर हम लोग निकालना होगा तो हम लोग निकालते L di/dt। अब देखिए इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, ये करंट हो रहा है हमारा i1, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L का वैल्यू कितना है हमारे पास 4, ठीक है, d/dt, इसमें I का वैल्यू जो है अभी हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू निकला वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा 3 sin of t प्लस 11e⁻²2t। ये हमने यहाँ वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। तब जाके इसको कंप्लीटली सॉल्व करते तो हमारे पास में जो वैल्यू आता है वो आएगा हमारे पास 12 cos t माइनस 88e⁻²2t। ये आता है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन आपको ये बेसिक फंडामेंटल आना जरूरी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट थ्रू द कैपेसिटर। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड द वैल्यू ऑफ फेज एंगल व्हेन द 2 वाटमीटर रीड्स इक्वल रीडिंग इज व्हाट। ठीक है, मैंने आपको काफी बार बताया था जब भी 2 वाटमीटर मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर, तो यहाँ पे बताया गया कि जब भी हमारे पास दोनों वाटमीटर है इक्वल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, W1 विल बी इक्वल्स टू W2, तो उस केस में हमारे पास में जो फेज एंगल आता है वो कितना होता है, वो आता है हमारा 0 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसका टेबल भी मैंने आपको कवर करा था जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। अगर आपका फेज एंगल 0 है तो हमारा cos फाई कितना आ जाएगा गाइस, यूनिटी। अगर cos फाई के वैल्यू टर्म में भी वैल्यू पूछेगी तो आपको यूनिटी मार्क करके आना है, ऐसा नहीं कि 1 डिग्री मार्क करके आ गई। ये ऐसा काफ़ी बार गलती में हो जाता है, हमने यूपीएफ पावर फैक्टर कंसिडर करके आ जाते हैं, फेज एंगल को ध्यान में रखते हुए, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में 1 वाटमीटर रीड 0 कर रहा है तो हमारा पावर फैक्टर कितना आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए हमारे पास 0.5। ठीक है, फेज एंगल कितना आता है उसका 60 डिग्री। तो ये सारे जो बैक एंड फोर्थ हमने जो इक्वेशंस बनते हैं या फिर जो हमारे पास एक छोटा सा टेबल हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रजिस्टर्स आर इन 3 रजिस्टर वैल्यू इन अ वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क मतलब डेल्टा नेटवर्क हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट टू एन डेल्टा कनेक्टर, वाई नेटवर्क मतलब हो गया स्टार, हमने डेल्टा का होगा, ठीक है, इनटू एन डेल्टा। ये भी हमने शॉर्टकट टेक्निक आपको बताई थी गाइस। ठीक है, 3 रजिस्टर का जो वैल्यू है स्टार नेटवर्क में, इट इज इक्विवेलेंट टू द डेल्टा कंटेनिंग 3 रजिस्टर ऑफ R ohms ईच इज व्हाट। ठीक है, अगर हमें
इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाते तो हम लोग डेफिनेट से बात है ये दो ही ऑप्शन में हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। एक तो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन ए और दूसरा रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करते तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करना है, अगर डेल्टा टू स्टार करते तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 3 से डिवाइड कर देना है। कंडीशन क्या होती है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये तीनों भी रेजिस्टेंस इक्वल है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन का समझिएगा, आप थोड़ा पॉज करके भी इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। बताया क्या गया है, द रजिस्टर वैल्यू इन वाई नेटवर्क स्टार नेटवर्क दैट इज इक्विवेलेंट टू अ डेल्टा कंटेनिंग 3 रजिस्टर्स ऑफ R ohms इच। मतलब कि हमें जो R का वैल्यू है यहाँ पे स्टार में बताया गया, इसका वैल्यू R नहीं बताया गया, ये आपको समझिएगा। यहाँ पे R जो है डेल्टा में है, इसका वैल्यू R ohms है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते तो, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा R/3 इस स्टार में हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये भी हमारा R/3 हो जाएगा और ये भी हमारा R/3 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए R/3। ऐसे ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ लैंग्वेज की बात होती है, अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा तो इस तरीके से आप मिस्टेक करके आ सकते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। काफ़ी सिंपल है, आपको अच्छी तरीके से समझ के आंसर मार्क करना होगा। मैं आई एम 100% श्योर, क्योंकि जो जिस तरीके से लैंग्वेज यहाँ पे फ्रेम अप की गई है ये डेफिनेटली कंफ्यूज कराने के लिए आपको बताई गई है। ओके, बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द ईएमएफ पर टर्न ऑफ अ सेकेंडरी साइड इज व्हाट। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ईएमएफ पर टर्न ऑफ अ सेकेंडरी साइड कितना होता है गाइस, होता है सेम ही। क्योंकि ऑलरेडी बात, अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताया जाता है, ठीक है, वो आता है हमारे पास में E1/E2 विल बी इक्वल्स टू N1/N2, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में EMF पर टर्न जो प्राइमरी साइड का है वही हमारा सेम रहता है। दैट मीन्स द EMF पर टर्न ऑफ अ सेकेंडरी साइड इज द सेम एज द EMF पर टर्न ऑफ द प्राइमरी साइड। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉल मोबिलिटी इज गिवन बाय। ठीक है, हॉल मोबिलिटी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चंस है गाइस, ये आपको फंडामेंटली डायरेक्टली एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में मिल सकते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी ड्रिवन ही है, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके होगे गाइस, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो आपको डेफिनेटली इसका क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डीसी रेजिस्टिविटी ऑफ अ फेराइट्स इज मेनी ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड। बताया क्या कि डीसी रेजिस्टिविटी ऑफ फेराइट इज मेनी ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। हमारे पास 4 स्टेटमेंट बताया गया। इट इज़ हायर देन दैट ऑफ द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फेराइट्स जो है, डीसी रेजिस्टिविटी की जो फेराइट्स है यहाँ पे बताया गया इज मेनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसकी डीसी रेजिस्टिविटी जो होती है फेराइट्स की, पैरामैग्नेटिक से, डायमैग्नेटिक से और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हाई रहती है। यही स्टेटमेंट में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसका अगर आप सीक्वेंस भी लगाते तो फेराइट्स पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद में आता फेरोमैग्नेटिक, ये दूसरा हो गया, ठीक है, थर्ड आएगा हमारे पास में पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और ये फोर्थ आएगा हमारे पास में डायमैग्नेटिक, ये फर्स्ट है हमारा। इस तरीके से सीक्वेंस इसका लगेगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी गैप एट द रूम टेम्परेचर इज व्हाट। ठीक है, ऐसा कौन सा मटेरियल जिससे हाईएस्ट एनर्जी गैप है, ठीक है, CDS, GaAs और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, सिलिकॉन है यहाँ पर, और यहाँ पे GaAs का मतलब होता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये है जर्मेनियम, CDS का मतलब होता है कैडमियम सल्फेट। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी गैप जो रहती है वो रहती है हमारे पास कैडमियम सल्फेट की। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना रहता है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। सिलिकॉन की बात किया जाता है ये 1.1 रहता है, ठीक है। जर्मेनियम की बात करें तो हमारे पास 0.7 रहता है। कैलियम आर्सेनाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये भाई हमारे पास 1.42 समथिंग वैल्यू रहता है उसका, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल सिरेमिक इज व्हाट। ट्रेडिशनल सिरेमिक का एग्जाम्पल कौन सा है हमें पूछा गया है, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, प्योर ऑक्साइड और सिलिकेट ग्लास। तो ट्रेडिशनल सिरेमिक हमारा कौन सा आता है, सिलिकेट ग्लास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इसके अंदर हमारे पास में जो सिरेमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स भी आता है, पोर्सिलिन भी आता है उसमें। ओके, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, the ionization energy of a pentavalent excess electrons in the case of a germanium is what? The ionization energy for pentavalent excess electrons in case of a germanium is, it is a 0.0105 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी के ऊपर ही आपको दो क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है पेंटावेलेंट पे, वो एक्सेस करती है इलेक्ट्रॉन्स को
इन केस ऑफ जर्मेनियम कितने वैल्यू से 0.0105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे गए थे, तो आप इनसे सबसे आपको आइडिया लग सकती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछे जाएंगे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मॉडिफाइड ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन करंट इज गिवन बाय। हमें मॉडिफाइड ओम्स लॉ पूछा गया इलेक्ट्रॉन करंट के लिए, वो कितना है हमें पूछा गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, Jn विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ई डी म्यू बार डी एक्स। ओके, सिंपल है। ये है हमारा मॉडिफाइड ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन करंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आपको आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट की इसमें से कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है? इट कैन बी जनरेटेड विथ अ लो इंटेंसिटी। गलत है ये, ठीक है। हम लोग इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, हालांकि इसमें प्रॉपर्टीज बताई गई। इट पॉजेसेस हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, करेक्ट है। इट कैन बी प्रोड्यूस विद अ नैरो लाइन विड्थ, करेक्ट है। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस विद अ नैरो बीम विड्थ, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 पोल अल्टरनेटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 आरपीएम इज व्हाट। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पूछा गया फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। एक 12 पोल का अल्टरनेटर है जो रन हो रहा है 500 आरपीएम की स्पीड पे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ये फॉर्मूला है NS = 120 इंटू एफ डिवाइड बाय पी। अब आपको पता ही होगा हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास NS का जो वैल्यू है हमारे पास बताया गया है वो है हमारे पास 500, ओके, विच इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय एफ जो हमें निकालना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ये हो गया हमारे पास 12। ये आ जाएगा हमारा ये टेंजा, ठीक है। ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। एफ का जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ सिंक्रोनस मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज व्हाट। देखिए, अलग अलग टाइप के सिंक्रोनस मोटर्स में हमारे पास में टॉर्क्स अवेलेबल रहते हैं। एक तो रहता है हमारे पास में ब्रेकअवे टॉर्क हो गया, दूसरा है पुल इन टॉर्क, पुल आउट टॉर्क या फिर रनिंग टॉर्क। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ ब्रेकअवे टॉर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो टॉर्क डेवलप होता है एट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ मोटर हम लोग उसको कहते हैं ब्रेकअवे टॉर्क, ठीक है। द स्टार्टिंग टॉर्क इज अ ब्रेकअवे टॉर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन को जो है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ गाइस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टॉर्क अवेलेबल इन अ सिंक्रोनस मोटर। तो आपको 4 जो बेसिक टॉर्क है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया ब्रेकअवे टॉर्क हो गया, रनिंग टॉर्क हो गया, ठीक है, ब्रेकअवे, रनिंग, पुल आउट एंड पुल इन, ठीक है। ये इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऑप्शन में दिखा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हो उसी में से क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑकर्स व्हेन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, TST मैक्स, ये कब होता है? ये होता है हमारा जब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है रोटर रिएक्टेंस के बराबर, ठीक है। दैट मींस जो कंडीशन होती है R2 विल बी इक्वल टू X2। इस कंडीशन में जो है हमारा मैक्सिमम टॉर्क हमें देखने को मिलता है, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल फेज 30 kVA 200 by 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। एक हमारे पास में सिंगल फेज 30 kVA का 200 by 120 वोल्ट्स का 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट होने वाला ट्रांसफार्मर है जो हमने कनेक्ट किया 200 वोल्ट सप्लाई पे। इट ड्रॉज अ रेटेड करंट ऑफ एट अ 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। जो करंट ड्रॉ कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे। कंसिडरिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल कंडीशन अज्यूम करके हमें फाइंड आउट करना है KVA रेटिंग ऑफ द लोड। काफी सिंपल है गाइस। अभी आपको पता होना चाहिए जो KVA रेटिंग हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, VL इंटू IL, नॉट अ बाय, ओके। तो हमें पता गया कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है आइडियल है, तो कोई भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं। अगर वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास में जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, जो लोड वोल्टेज है वो हमारे सोर्स वोल्टेज के बराबर रहेगा। तो जो हमारा KVA रेटिंग रहेगा लोड का वो भी हमारा सेम ही रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज्ड इज व्हाट। ठीक है, लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग कौन सी यूज करेंगे, शेडेड पोल टाइप का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हर बार क्वेश्चन में नॉट नेसेसरीली आपको ये सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चूज करना होगा, ओके। अब आप इन 4 ऑप्शन में से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सबसे हाईएस्ट टॉर्क किसका रहता है इन चारों मोटर में से, ठीक है। अभी लोएस्ट टॉर्क तो आपको पता चल गया, शेडेड पोल टाइप की मोटर होती है, ओके। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मेथड ऑफ मेजरिंग अ 3-phase पावर यूजिंग 2 वाट मीटर। ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, हमने काफी कबार कर चुके हैं। 3-phase पावर मेजरमेंट बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड है जब हमारे पास में रीडिंग बताएगी वाट मीटर 1 फॉर अ कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड इज गिवन बाय। तो अगर हमारे पास कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड है तो वाट मीटर 1 का जो हमारे पास वैल्यू बनेगा वो कितना रहेगा, वो बनेगा W1 विल बी इक्वल्स टू EL इंटू IL cos ऑफ 30 माइनस 5। ये ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो आपको W1 W2 की वैल्यूज पूछी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पावर फैक्टर या फिर फेज एंगल आपको पूछा जा सकता है। तो जो बैक एंड फोर्थ बाकी सारे भी ऑप्शंस होते हैं ये भी आपको पता होना उतना ही इक्वली जरूरी है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 230 वोल्ट सिंगल फेज वाट आवर मीटर रिकॉर्ड्स अ कांस्टेंट लोड ऑफ 10 एम्पियर्स फॉर 10 आवर्स। एक हमारे पास में 230 वोल्ट सिंगल फेज वाट आवर मीटर है। ओके, वाट मतलब वाट दैट मीन्स हमारे पास जो पावर है, ठीक है, पावर इनटू टाइम, जस्ट मीन ये हो गया हमारा एनर्जी। तो जो रिकॉर्ड कर रहा है एक कांस्टेंट लोड है 10 एम्पियर का 10 घंटे यूनिटी पावर फैक्टर पे। अगर हमारा जो मीटर डिस्क है वो 2300 रिवॉल्यूशंस पे रन हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो व्हाट इज अ मीटर कांस्टेंट इन अ रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो हमें मीटर कांस्टेंट निकालना है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। अभी हमारे पास में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी एक आवर में हम लोग पता कर सकते हैं। वो है हमारे पास 230, करंट कितना है हमारे पास में 10 एम्पियर का, ओके, मल्टीप्लाइड बाय cos 5 हमारे पास है 1, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर बताया गया तो हमें 1 कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो है हमारे पास 2300 वाट, ठीक है, या फिर हम लोग इसको और रिप्रेजेंट करते किलोवाट में 2.3 किलोवाट। ओके, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। तो मीटर कांस्टेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास जो 2300 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, ठीक है, उसी पीरियड में, ठीक है, 2300 रिवॉल्यूशन कितने घंटे में कर रहा है, वो 10 घंटे में कर रहा है। ओके, तो एक घंटे में वो कितना रिवॉल्यूशंस करेगा, वो 230 रिवॉल्यूशन करेगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स हमारे पास में जो मीटर कांस्टेंट आएगा, ठीक है, रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर, वो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 230 डिवाइड बाय रिवॉल्यूशंस कितने हैं हमारे पास में एक घंटे में 230 है, डिवाइड बाय किलोवाट आवर कितना है, ये है हमारे पास किलोवाट आवर 2.3, सिंपल सा है, 100 रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोड एंगल ऑफ अ 6 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स इक्विवेलेंट मैकेनिकल डिग्री इज व्हाट। आपको मैंने काफी बार फॉर्मूला बताया, थीटा इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू क्या होता है, थीटा मैकेनिकल इंटू पी बाय 2। ओके, तो हमें मैकेनिकल डिग्री पता करनी है, थीटा एम का वैल्यू इंटू पी कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 6 डिवाइड बाय 2, और थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है, वो है हमारे पास में 6 डिग्री। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, तो क्यू एम का जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास 2 डिग्री का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रिंसिक कैरियर N1 कॉन्सेंट्रेशन पर क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर गैलियम आर्सेनाइड इज व्हाट। तो मेरे इंट्रिंसिक कैरियर पता करना है हमें पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स के लिए गैलियम आर्सेनाइड के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻6, 1.7 इंटू 10⁻6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इस आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, शोन इन द सर्किट सो दैट द करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ऑन डायोड, ठीक है। Both the diodes have a reverse breakdown voltage of 3 volt and an average turn on voltage of 2 volt. टर्न ऑन वोल्टेज हमें बताया गया 2 वोल्ट का है और हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3 वोल्ट का। ओके, तो हमें क्या पूछा गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। Both the diodes have a reverse breakdown voltage 3 volt and average turn on time which average turn on voltage is 2 volt and the current of 20 milliampere flows through the on diode। अभी आपको ये on diode कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये हमारा ऑन डायोड रहेगा, तो ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में, तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, तो ग्रीन हमारा ये ऑन डायोड हो गया। ओके, तो हम लोग सर्किट को, ठीक है, तो अभी देखिएगा इस सर्किट को किस तरीके से ड्रॉ कर पाएगी। ये हम हो गया हमारे पास में वोल्टेज सोर्स 8 वोल्ट का, ये हमारे पास में अननोन रेजिस्टर्स आर। ओके, यहाँ से अगर इसका ऑन स्टेट वोल्टेज, टर्न ऑन वोल्टेज कितना है हमारा 2 वोल्ट का, तो ये हम लोग इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और ये हो गया हमारा ग्राउंड वोल्ट। यहाँ पे 3 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 वोल्ट का गाइस। ओके, ये प्लस 8 वोल्ट है, ओके, ये प्लस 8 वोल्ट है, तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस का वैल्यू किस तरीके से निकाल पाएंगे, आर विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 2 वोल्ट। ओके, अब क्योंकि हमें इसके अक्रॉस का डिफरेंस निकालना होगा, तो 8 माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा था 20 मिली एम्पियर, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है 20 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, इसलिए हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो इस तरह किस तरीके से सॉल्व करना रहता है, इंटू या +3 अपन ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास में
300 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एज पर द बर्खाउसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन बी ए मस्ट बी इक्वल्स टू। ठीक है, बर्खाउसेन क्राइटेरिया जो रहता है ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए हमारे पास में ये रहता है हालांकि, तो ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट रहती है हालांकि, जो जहाँ पे हमारे पास में एक सर्किट किस तरीके से ऑसिलेट करता है, फिर किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आता है, ये हमें पता करने के लिए। ओके ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है, ठीक है, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप ऑफ गेन बी ए मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ बीटा ए विल बी इक्वल्स टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अभी इतने में हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, प्रीवियसली काफ़ी जो 2018 वगैरह या फिर 19 वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका, इसलिए एग्जामिनेशन में हमें हालांकि कमी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 1000 वोल्ट इज amplitude modulated by an audio signal to produce 30% amplitude modulation. What is the amplitude of the sideband? तो amplitude of the sideband हमें पूछा गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, SB will be equals to MVC डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और VC क्या है हमारे पास में, मॉड्यूलेशन ऑफ अ कैरियर वेव। तो हमारे पास में M का वैल्यू कितना है, 30% है, तो हम लोग 0.3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2। इसका जो वैल्यू निकल के आता है, आता है हमारे पास 1500 वोल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1500 वोल्ट या फिर 1.5 की भी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रिजल्ट ऑफ बाइनरी एडिशन ऑफ 16 एंड -83 यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट। ओके, अभी हमारे पास में बाइनरी एडिशन पूछा गया है 16 और -83 का यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 16 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस बाइनरी में, ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन। और -83 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, देखिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में 83 का रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोग को इसको 1s कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग सारे 1 को 0 0 को 1 हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 0 1 0 1 1 0 0, ये हो गया हमारे पास में इसका 1s कॉम्प्लीमेंट गाइस। अब देखिए इसका 2s कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक लास्ट इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 0। राइट, यहाँ पे कंडीशन आ गई, तो हम लोग इसको एडिशन करेंगे। ठीक है, 16 प्लस -83, राइट, विच इज इक्वल्स टू 0 0 1 4 टाइम्स 0, राइट, 1 2 3 4 प्लस 0 1 0 1 1 0 1, राइट। तो हमारे पास में इसका जो आंसर आता है वो निकल के आता है 0 1 4 टाइम्स 0 1 1, राइट। तो MSB जो है हमारा 1 है, उसका मतलब है कि नंबर जो हमारा नेगेटिव है, राइट। तो हमारे पास में जो इसका जो वैल्यू आएगा, ये आएगा हमारे पास में टू द बेस 2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलिकॉन कंट्रोल स्विच SCS, वो क्या है हमारा एक 4 लेयर डिवाइस है गाइस। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का आपको सबसे पहले तो सिंबल पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बार बार इसीलिए प्रैक्टिस कवर कराता हूँ क्योंकि आपका जो है इससे आपको नोटिफिकेशन समझ में आ सके। ठीक है, इसका जो सिंबल आता है यहाँ पे हमारे पास में एक G1 रहता है, गेट 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से G2, ये हो गया हमारे पास में इसका सिंबल। ठीक है, ये हो गया इसका एनोड और ये हमारा कैथोड। इस कारण क्या होता है कि आपको माइंड में कैप्चर हो जाता है इसके किस तरीके से हमारे पास में इसके सिंबल्स भी पूछाते हैं। हर एक आपको जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसमें कौन से टर्मिनल्स रहते हैं, और दूसरी बात तो आपको इसके अंदर क्या क्या लेयर्स रहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर ही आपको पता होना जरूरी है। इसी के साथ आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 100% क्लियर अप हो जाते हैं। ठीक है, और आपको आसानी से आंसर मार्क कर पाते। एक तो उसके ऊपर लेयर कितने आते हैं, उसमें कौन से टर्मिनल है या फिर कौन सा स्विच है, इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट, अज्यूम आइडियल डायोड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आइडियल डायोड अज्यूम करना है, यहाँ पे जो बताया गया है, और इसका जो आउटपुट है किस तरीके से आएगा। हमने प्योर साइनोसाइडल अप्लाई किया गया, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। ओके, तो इसका जो आउटपुट सोर्स रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए गाइस, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडीशन क्या होगी, जो हमारा V0 रहेगा ये कितना रहेगा, -VS। ठीक है, V0 जो रहेगा ये हमारे पास माइनस ऑफ सोर्स वोल्टेज रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब कि आप देख सकते हो इसको, अगर मैं
अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ गाइस, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डायोड, और यहाँ पे हमारे पास में सप्लाई बैटरी, राइट। करेक्ट है। ये हमारे पास में माइनस प्लस, ये हमारे पास में वी एस हम लोग इसको मार्क कर लेते, या फिर प्लस माइनस, और ये हो गया हमारे पास वी आई। ये हमारे पास में इसके टर्मिनल्स आउटपुट में प्लस माइनस वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो है इस फर्स्ट पीक में, ठीक है, फर्स्ट पीक में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा उस केस में, और ये शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते गाइस तो भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी नॉट क्या है, इस टर्मिनल में हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा यह हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें निकल के आएगा, जो हमारा माइनस वी नॉट हमें देखने को मिलेगा। वी नॉट विल बी इक्वल्स टू, ये कंप्लीटली जो रिवर्स वोल्टेज है ये यहाँ पे इसके अक्रॉस हमें देखने को मिलेगा, माइनस वी एस। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे पास में आउटपुट आया वो कुछ इस तरीके से आया, राइट। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में सेकंड कंडीशन में निगेटिव हाफ साइकिल में जो है डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा। ओके, इस कंडीशन में हम लोग डायोड को रिप्लेस कर देते हैं अगेन फिर से, राइट। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में फॉरवर्ड वोल्टेज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, कि जो हमारा वी इन है, ठीक है, ये लेस देन वोल्ट है, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, ये इनपुट जो है ये कम है एज कम्पेयर टू द सप्लाई वोल्टेज, वी एस हम लोग मार्क करते थे लेस देन 0। तो उस केस में जो हमारे पास में डायोड जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय शॉर्ट सर्किट, और सिमिलर टाइप ऑफ आपको हमें जो वोल्टेज है वो में जो वी नॉट है वो माइनस वी एस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जो है हमारे पास में जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, राइट। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा वी इन है, ठीक है, ये अगर हमारा कम है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वी एम या मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट जो सोर्स है हमारे पास मैक्सिमम पीक पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे वी एम तक आ गया, तो इस केस में हमारे पास में ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वी इन। ओके, तो यहाँ पे जो है कंडीशन, यहाँ पे ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और इसी कंडीशन में हम लोग इसको एज ओपन सर्किट करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओपन सर्किट रिप्रेजेंट करने के बावजूद यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा हमारे पास में 0 वोल्ट गाइस। ओके, वो हमारा आउटपुट 0 वोल्ट आने के बाद में हमारे पास जो वेवफॉर्म बनने वाला है ये कुछ इस तरीके से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा जो चॉपर के ऊपर जो सर्किट्स बनते हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार फंडामेंटल क्वेश्चन होते बावजूद भी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होकर इसका आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। द क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ क्लैप ऑसिलेटर। क्लैप ऑसिलेटर का हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला ही पूछा गया, वो काफ़ी सिंपल है, f विल बी इक्वल्स टू 1/2π √LC3। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is the ripple voltage of full wave rectifier with a 100 microfarad filter capacitor connected to a load drawing a 50 milliampere is what। हमें क्या पूछा गया, रिपल वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, जहाँ पे हमारे पास में बताया गया 100 माइक्रोफैराड का फिल्टर कैपेसिटर है जो हमने कनेक्ट करके रखा है लोड को, जो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 50 मिली एम्पियर्स, राइट। तो हमारे पास में सी का वैल्यू हमारे पास बताया गया है, वो है हमारे पास 100 माइक्रोफैराड। ओके, लोड करंट है 50 मिली एम्पियर। ओके, VR will be equals to what, 2.4। ये फॉर्मूला ये गाइस, VDC डिवाइडेड बाय RL इंटू C। ओके, तो VDC डिवाइडेड बाय RL करते तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये लोड करंट है, ठीक है, VDC डिवाइडेड बाय RL तो ये जाके हमारा लोड करंट है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये कितना हो जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं 50 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये VDC और डिवाइड बाय RL, ये नथिंग बट क्या हो जाएगा, IL डिवाइड बाय C। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है हमारे पास, 100 इंटू 10⁻⁶। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1.2 वोल्ट। ठीक है, बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। द फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ JFET। इट्स इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट ID इज गिवन बाय। ID दैट मीन्स ड्रेन करंट इक्वेशन हमें पता करना है, ठीक है। इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए JFET की, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो रहेगा हमारे पास 12 इन ब्रैकेट 1 + VGS/5 टू द पावर 2 मिली एम्पियर्स। अब देखिए ड्रेन करंट का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है, वो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया इस। देखिए मैं बताता हूँ, ID विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, IDSS इन ब्रैकेट 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर। ओके, ये IDSS क्या होता है, ये होता है हमारा ड्रेन करंट जब हमारा VGS है वो
VGS है जब जीरो रहता है, ठीक है। VGS क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और VP क्या होता है, ये हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, VP। ओके, तो VP विल बी इक्वल्स टू -5 वोल्ट, करेक्ट। IDSS कितना है हमारे पास में, 12 मिली एम्पियर, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन -5 टू द पावर 2। ओके, तो इसका जो वैल्यू है वो निकल के आता है 12 इन ब्रैकेट 1 प्लस VGS अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास VP -2 था। अब इसके ऊपर सिंपल सा ही, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता था, ठीक है, तब जाके इसका डेफिनेटली आंसर आप मार्क कर सकते थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ID का भी हमारे पास में वैल्यू पूछा गया, बताया गया, VGS का हमारे पास -5 वोल्ट है, ओके। और यहाँ पे IDSS का जो है ड्रेन करंट, ठीक है, देखिए ड्रेन करंट जो है जब हमारे पास VGS 0 है, इस जीरो कंडीशन पे हमारे पास ड्रेन करंट का वैल्यू कितना है, 12 मिली एम्पियर्स, ठीक है, तब जाके हमारा इस फॉर्मूला से हमने आंसर निकाल लिया। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ अ मूविंग आयन टाइप वोल्टमीटर एंड एमीटर रिस्पेक्टिवली आर। दो मूविंग आयन टाइप के वोल्टमीटर और एमीटर के कौन से टाइप्स है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, सिंपल है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गाइस। मूविंग आयन के जो टाइप्स है वही हमें पूछ लिया, इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक। हालांकि सिंपल अभी हमें इसलिए लग रहा है कि हमने पढ़ लिया है काफ़ी इसके पहले कि मूविंग आयन के कौन से टाइप रहते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आपको नॉट नेसेसरीली कि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप में जाके क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन वो इसी तरीके से फ्रेम अप करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको फॉर्म ये जो है मैंने आपको बताया कि आपको जो भी मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं उसमें फंडामेंटल जो उसका कंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, उसके जो टाइप्स हो गए, उसका जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से ड्रॉ होती है, ये आपको सारी चीज़ें पता होना जरूरी है, तब जाके इस तरीके के क्वेश्चंस का आप डेफिनेटली आंसर मार्क कर सकते हो। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 सेंटीमीटर लॉन्ग CRT हैज अ, CRT का फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। CRT ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब हम लोग इसको कहते हैं, हैज एन एनोड वोल्टेज ऑफ 2 किलोवोल्ट एंड पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स दैट आर 5 mm apart. The screen is 30 centimeters from the center of the plates. If the input voltage is applied to the deflecting plates through the amplifier has an overall gain of 100. Determine the input voltage required to deflect the beam through a 3 centimeter. इसके लिए आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल रहता है बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है हमारे पास में ED विल बी इक्वल्स टू 2D मल्टीप्लाइड बाय EA इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय LID। अभी देखिए हमें सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो चीज़ें पता होना जरूरी है। ओके, अब देखिए जो स्मॉल डी होता है, ये स्मॉल डी है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो ये हमारा जो स्मॉल डी का वैल्यू हमारे पास में 3 सेंटीमीटर बताया गया गाइस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास में EA जो है वो है हमारे पास में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना है हमारे पास, वो बताया गया हमारे पास 2 किलो वोल्ट का। ओके, ये हमारे पास 2 किलो वोल्ट का। नेक्स्ट हमारे पास में जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन इन द वाई डायरेक्शन। ओके, तो कैपिटल डी हमारे पास 5 mm का वैल्यू हमारे पास बताया गया। ओके, पैरेलल डिफ्लेक्टिंग, राइट, ये हमारे पास में 5 mm का वैल्यू बताया गया है। एल क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। वो सेंटर और उसके बीच में का डिफरेंस जो है, सेंटर और हमारे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का जो स्क्रीन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, उसका जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर का, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास में एल का 30 सेंटीमीटर का वैल्यू हो गया। एंड ID इज व्हाट, लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो लेंथ कितनी है हमारे पास में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की, वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स। तो हम लोग इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूला का आंसर निकाल सकते हैं। ED का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ED का जो वैल्यू आएगा ये हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 × 3 × 10⁻³ ठीक है। 3 × 10⁻³ इसलिए किया कि हमने यहाँ पे m हमारे पास सेंटीमीटर, हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर में, इंटू 2000 किलो वोल्ट का हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया डायरेक्टली, और इंटू 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 × 10 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻², राइट। तो हमारे पास में जो ED का वैल्यू आता है, निकल के आता है, वो आता है हमारे पास 100 वोल्ट। अभी हम ये क्या पूछेगा, डिटरमाइन द इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द बीम थ्रू 3 सेंटीमीटर। वही हमारे पास हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है, उसको कितना हमारे पास वोल्टेज लगेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास में ED
डिवाइड बाय हमारे पास गेन, उसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। गेन हमारे पास 100 है, ठीक है। ईडी का वैल्यू हमारे पास 100 है, गेन है हमारे पास 100, ये आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू 1 वोल्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो गाइस आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा इस साल भी अगर आप एग्जामिनेशन को अपेयर कर रहे होगे, ठीक है। सेशन को आगे बढ़ने से पहले एक चीज अपडेट बताना चाहता हूँ गाइस, ये हमारा यूपीपीसीएल जी का कोर्स है, काफी कबार स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं और काफी कॉमन सा और काफी यूनिवर्सल कोर्स ये बन चुका है, जो हमने अभी रिसेंट कुछ समय में देखा कि आपकी चाहे ऑल इंडिया लेवल की जो कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसके अंदर की जो हमने टेबल्स और चार्ट्स डाल के रखे वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। चाहे वो आपके एमपीएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे आपको एमपीपीजीएसएल के एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी स्टेट के एग्जामिनेशन हो, ये सारे टॉपिक जो हमने डिटेल में कवर किए, इंक्लूडिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। 2 और सेशन इसमें एडअप हो जाएगी बिफोर यूपीपीसीएल जी एग्जामिनेशन। और अगर आप एमपीपीजीएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो कंप्लीट कोर्स है 1 साल के लिए आपको 499 रुपीज़ का हमारे पास एक इसका प्राइस हमने सेट करके रखा है, लेकिन आप इसको अगर J10 कूपन कोड लगाते तो आपको फ्लैट 50 रुपीज़ का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कंप्लीट 50 रुपीज़ में ये सारे सेशन जो है आपको साल भर के लिए देखने को मिल सकते हैं विद आवर स्पेशल टेबल्स एंड चार्ट, जो आपको एग्जामिनेशन में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ाते गए। मेमोराइज करने के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं टेबल्स के माध्यम से, चाहे जितना भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना पूछ ले, आप उस टेबल के माध्यम से अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का आपको हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना होगा। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पास में ऐप में PYQs दैट मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सिलेबस हमने अपलोड कर दिया, और हमारे पास में फ्री ई बुक्स भी एडअप होगी और उसमें पेड ई बुक्स का भी सेक्शन आ गया। तो काफ़ी अपडेट हो चुका है गाइस हमारा ऐप, इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड करना होगा आपको प्ले स्टोर से, या फिर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखिए वहाँ से डाउनलोड करके इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। J10 कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा गाइस, जिससे आपको एडिशनल 50 रुपीज़ डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। सो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले एक और बताना चाहता हूँ, अगर आप एमपीपीजीसीएल के लिए प्रिपेयर करो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके, ये जो 4 मेजर टॉपिक्स है, इसके बेस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट थियरी जो हमारे पास में टेबल्स और चार्ट्स है, ये आपको 1 साल के लिए सिर्फ 125 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। अभी भी आप कूपन कोड अपने वैलिड करके रखा है बाप्पा 50, इसके फ्लैट 50% आपको ऑफ मिलकर ये 249 रुपीज़ का कोर्स आपको सिर्फ 125 रुपीज़ में ज्वाइन करने को मिल रहा है। आप इसका डेमो भी जाके देख सकते हो गाइस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके में काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो डेप्थ तक, चाहे आपके एसएससी जेईई के एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ तक भी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा, ये क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे पास में डेटा काफ़ी ज़्यादा इसमें अंदर इंक्लूड करके रखा है। इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत ही आपको बेहतरीन वे से आपको सेशंस मिलेंगे, वीडियो सेशंस, और आपको क्वेश्चंस के साथ आपको इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके के क्वेश्चंस के साथ डेटा भी मिलने वाला है। तो दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना गाइस। इसके लिए आपको जीके के लिए आपको कोचिफाई का ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। दोनों भी जो हमारे लिंक्स है ऐप की हमारे प्ले स्टोर पे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके अंदर हमने आपको प्रोवाइड करके रखे, इसको डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग अपडेट्स भी पुश करते रहते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी मैं भेजते रहता हूँ टाइम टू टाइम हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस का, ठीक है। सो डेफिनेटली डू ज्वाइन। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन अ केल्विन्स डबल ब्रिज द अननोन रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केल्विन्स डबल ब्रिज आप हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जनरली ये यूज करते हैं केल्विन्स डबल ब्रिज। तो उसका फॉर्मूला का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा पास ऑप्शन ए, विच इज एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा P/Q(S) प्लस स्मॉल QR इन ब्रैकेट P/Q माइनस स्मॉल p/Q डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R, ये होता है इसका केल्विन्स डबल ब्रिज का फॉर्मूला। सिंपल आपको फॉर्मूला ही पूछा गया, इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ। जब भी आप कुछ भी ब्रिज पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उसको सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। दूसरी चीज़ है आपको उसका कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से सर्किट डायग्राम है, उसमें कौन से एलिमेंट है, ये अगर आप बेसिक ओवरऑल भी ध्यान में रखते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जाम में आप स्कोर बना लेते हो। सो बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सर्टेन सिस्टम हैज अ स्टेट मॉडल एज अ विथ d इज इक्वल टू 0, इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज। अभी हमारे पास में जो है इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने के लिए काफ़ी अलग अलग मेथोडोलॉजी हो सकती है, बट आप किस तरीके से इसको अप्रोच करना है ये आपको पहले पता होना जरूरी। देखिए स्टेट स्पेस मॉडल किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डॉट विल बी इक्वल टू ax प्लस bu, ओके, y इज इक्वल टू cx प्लस du, ओके, ये कैपिटल U होता है, ओके। अब देखिए गाइस ए जो है ये होता है हमारे पास में सिस्टम मैट्रिक्स, ये होता है हमारा सिस्टम मैट्रिक्स, ओके। बी होता है हमारा ये इनपुट मैट्रिक्स, ओके। सी होता है हमारा आउटपुट मैट्रिक्स,
और डी जो होता है वो हमारा डेटा ट्रांसफर मैट्रिक्स, डेटा ट्रांसफर मैट्रिक्स, करेक्ट। तो अभी जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहता है, ठीक है, फ्रॉम अ स्टेट स्पेस मॉडल, उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। इसको हम लोग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वाई ऑफ एस विल बी वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू सी इन ब्रैकेट एस आई, या आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। ये हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला। अगर हम लोग निकाल लेते तो हमारे पास बाकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डी का वैल्यू 0 बताया गया, मतलब क्या कि हमारा ये जो डी है ये इतना 0 बताया गया, तो इसको अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। इसको भी हम लोग यहाँ पे इतना हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा इतना नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। राइट, अभी हम लोग देख लेते हैं ए का जो ये है हमारे पास में मैट्रिसेस गिवन है, ये हमारे पास में ए का मैट्रिसेस गिवन, ठीक है। बी का है हमारे पास में, ये आप कंपेयर करना चाहते तो ओके। और हमारे पास में सी का वैल्यू है 1 1, ओके, और डी है हमारे पास में 0, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा इतना, अब देख सकते हो कि इतना वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ओके। इन ब्रैकेट एस आई माइनस ए इनवर्स का हम लोग वैल्यू आप निकालना है, शुरू कर लेते, ठीक है। इतना ही वैल्यू हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं गाइस, ओके। तो ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इससे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालते, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आता है S+2 इन S+2, यहाँ पे आ जाएगा 4 है तो यहाँ पे -4, ओके। यहाँ पे -3 है तो ये हमारा +3 हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे S-2, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे इन्वर्स निकालेंगे, ओके। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साइन चेंज करते हैं, ठीक है, अपोजिट डायगोनल के। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ गया हमारा S+2 और मल्टीप्लाइड बाय S-2 का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारे पास 1/s² -4 प्लस, अब देखिए -4 प्लस यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 12, राइट, इतना आ गया। और ये हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा S-2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस, इसकी साइन चेंज हो गए और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास S+2, ओके। इतना वैल्यू आ गया गाइस हमारे पास। तो ये देखिए इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते तो जो यहाँ पे S² -4 + 12, इसको हम लोग यहीं पे रिजॉल्व कर लेते तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास S² + 8, ठीक है, S² + 8। इसी को हमने फर्दर रिजॉल्व करा दिया। अब देखिए गाइस इसको अगर हम लोग B से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे जो B है, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे B मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास में 3 और 5। इसको अगर हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। लेट्स चेंज कलर सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओके। इसको B से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है गाइस, ओके। ये कितना हो जाएगा 1/s² + 8 इन ब्रैकेट ये आ जाएगा हमारे पास में 3s -21 5s + 22, ये इसका सॉल्यूशन है गाइस। अगर आपको और डिटेल चाहिए होगा तो हम लोग और डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ओके। और इसको अगर हम लोग फिर से C से मल्टीप्लाई करते तो C का जो वैल्यू था वो कितना है हमारे पास में, ये है C का वैल्यू, ठीक है। तो ये C से अगर और मल्टीप्लाई कर लेते तो इसको किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 1/s² + 8 इन ब्रैकेट 1 ये आएगा C का वैल्यू, ठीक है। हम लोग ट्रैक क्या कर रहे हैं, y(s) अपॉन u(s) निकाल रहे हैं अल्टीमेटली। यहाँ पे D का वैल्यू हमारे पास 0 है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3s -21 एंड 5s + 22, ठीक है। फर्दर रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है 1/s² + 8, ये आ जाएगा हमारे पास 3s -21 + 5s + 22, ओके। फर्दर हम लोग इसको रिजॉल्व करते थे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारे पास 8s + 1/s², ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस हमारा ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। काफ़ी थोड़ा सा हम लोग समय इसमें लगा सकते हैं गाइस, बट द थिंग इज कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपके पास कितना समय बचता है उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन करना होता है, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स शोन बिलो इज व्हाट, इज डैश, ओके। यहाँ पे नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स बताया गया है, इसके अकॉर्डिंगली हमें इसका जो ओमेगा का है नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता करना है और जीटा का भी वैल्यू हमें पता करना है गाइस, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको पता होगा जीटा का वैल्यू अगर 0 आता है तो वो आता है हमारे पास अनडैम्ड
ओके, जीटा का जो वैल्यू है वो अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा तो वो होता है अंडर डैम्प्ड। ओके, जीटा का वैल्यू 1 होता है तो वो क्रिटिकली डैम्प होता है, और जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवर डैम्प्ड हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बताया गया है। इसको अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अब देख सकते हो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास में 20। तो ओमेगा का जो वैल्यू निकल के आता है ओमेगा एन का, ये अराउंड हमारे पास में 4.4 या फिर 4.5 इसका निकल के आता है। ठीक है, तो ये 4.5 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन में गिवन है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो अभी हमारा ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पे। अभी हमारे पास जीटा का वैल्यू पता करना है, तो जीटा का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इस 8s से, इस टर्मिनोलॉजी से निकालते हैं हम लोग। ओके, 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू 8। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओमेगा एन का भी वैल्यू हमारे पास में बताया गया है 4.4 है, तो जीटा का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 4 डिवाइड बाय 4.4, तो जीटा का वैल्यू लेस देन 1 ही आना है। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। मैं आपको समझा देता हूँ कि नॉट नेसेसरीली आपको ये काफ़ी डिटेल में वैल्यू निकालना है। अब देखिए जीटा का वैल्यू किस तरीके से निकाल कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हमने कंपेयर किया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से। ठीक है, तब जाके इसको कंपेयर करके हमारे पास ओमेगा एन का वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने क्या निकाला, देख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 जा 4 जा। ओके, तो जीटा इंटू 4.4 इक्वल्स टू 4। ओके, तो जीटा का वैल्यू कितना आया 4 अपॉन 4.4। अभी देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका जो वैल्यू है लेस देन 1 ही आना है। तो लेस देन 1 तो हमारे पास ऑप्शन में जो है, जो हमने दो सिलेक्ट किए थे, तो 1.894 है और दूसरे हमारे पास में 0.0894, तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं। तो लेस देन 1 का जो ऑप्शन है वही हम लोग इसको करेक्ट मार्क कर देंगे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से अप्रोच लगा कि आपको सॉल्व करना होगा गाइस। Next question is marginally stable system have a closed loop transfer function with a only imaginary axis poles of multiplicity 1। ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट बताया गया कि जो स्टेबिलिटी रहता है सिस्टम का, ये बताया गया कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओनली इमेजिनरी एक्सिस पोल्स रहते हैं फॉर ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी 1। ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा अगर कोई यहाँ पे रो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, राउट्स हर्विट्ज क्राइटेरिया टेबल में, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में सारे एलिमेंट जो है वो 0 हो जाते थे, उसको हम लोग कह पाएंगे कि सिंगल पेयर ऑफ क्लोज लूप पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो इसी का मतलब क्या है कि जो हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है उसके जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन रहते हैं विद ओनली इमेजिनरी एक्सिस पोल्स, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर रहता है वो रहता है हमारा 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is find the number of poles in the left half of a plane LHP, the right half of the plane and the j omega axis for the system shown below. Also state whether the system is stable or not। अभी हमारे पास तीनों भी वैल्यू पूछे गए गाइस कि लेफ्ट हैंड प्लेन पे, राइट हैंड प्लेन पे और हमारे पास j ओमेगा एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है, वो हमें कितने हमारे पास में नंबर ऑफ पोल्स है ये हमें पता करना है और हमें सिस्टम भी बतानी है स्टेबल है या नहीं। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करा दी गई। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं एज होमवर्क करके दे रहा हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है गाइस, आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करिएगा गाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इसको फर्दर रिजॉल्व करके, तो ये हमारा कितना निकल के था s रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, 2s रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3s रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये हमारा जो इक्वेशन है इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लेते तब जाके आपका RH टेबल में हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में हमारे पास में कितने साइन चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये आप पता कर लीजिएगा कितने साइन चेंजेस आएंगे। ठीक है, जितने हमारे पास में LHP और RH में पोल्स हमें निकालना होगा और सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है ये आपको पता करना होगा। छोटा सा होमवर्क है गाइज, इसका करेक्ट आंसर में मार्क करो, लेकिन उसको डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिलो फिगर आउटपुट C1 ड्यू टू R1 एंड R2 इज गिवन बाय। ठीक है, आउटपुट जो है C1 ड्यू टू दिस R1 एंड R2 इज गिवन बाय, ये हमें पता करना है। तो हम लोग इसमें मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले तो आपको मेसन्स गेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n m k मल्टीप्लाइड बाय डेल के डिवाइडेड बाय डेल। अभी देखिए ये एम के विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k फॉर फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके, और n का जो वैल्यू आता है, ठीक है, ये n का जो वैल्यू आता है ये होता है हमारे पास में नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। ओके, डेल के दैट मीन्स ये क्या होता है, ये होता है हमारा सम 1 माइनस सम ऑफ लूप एग्जिट दैट एग्जिस्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ k।
फॉरवर्ड पाथ प्लस सम ऑफ द गेन प्रोडक्ट ऑफ द नॉन टचिंग लूप्स, प्लस हमारा जो डेल है वो कितना होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन टचिंग लूप्स। तो ये सारी चीज़ें मेसन्स गेन फार्मूला हम लोग डिटेल पढ़ना होगा, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल फार्मूला नहीं पता होगा तो हमें इसके लिए सेपरेटली अराउंड 30 to 40 मिनट्स का एक सेशन चाहिए, सो दैट हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख ले रहा हूँ सो दैट आप इसको समझ सकोगे कि इस फार्मूले से हमने इसका वैल्यू निकाला। अगर हम लोग कैलकुलेट करते वैल्यू C1 का, ठीक है, कीपिंग हमारा जो इसका इफेक्ट किसके कारण हो रहा है R1 और R2 के कारण, तो हमें जो वैल्यू निकल के आना चाहिए। ओके, अगर ये C2 हमारा 0 निकल के आता है, ठीक है, तो जो फॉरवर्ड पाथ रहेगा फ्रॉम R1 टू C1, ठीक है, ये फॉरवर्ड पाथ रहेगा, ये हमारा किस तरीके से रहेगा, M1 विल बी इक्वल्स टू ये रहेगा G1 इंटू R1, ठीक है, G1 इंटू R1। ओके, इस फॉरवर्ड पाथ में अगर ये वैल्यू निकालते तो ओके, और फॉरवर्ड पाथ अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम R2 टू C1 ये हमारा वैल्यू निकालते थे, M2 का जो वैल्यू निकल के आता है होता है G1 इंटू G3 इंटू G4 इंटू R2। ओके, ये होता है हमारे पास में सेकंड फॉरवर्ड पाथ फ्रॉम R2 टू C1। और इसी के कारण जो हमारा सेल्फ लूप गेन है वो है हमारे पास डेल विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू G4 G2 इंटू G3 इंटू G4, राइट। तो ये आ गया हमारे पास में डेल का वैल्यू। तो जो टी ऑफ एस निकल के आता है हमारे पास में G1 इंटू R1 माइनस G1 इंटू G3 इंटू G4 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। ये हो गया हमारे पास इसका कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेगा होम मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, काफी सिंपल है, मेगा होम मीटर हम लोग हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग मेजर करके भी डिफाइन करते गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है हम लोग मेगा होम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली हमें जो पूछा गया है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कॉम्पेंसेटर। लीड कॉम्पेंसेटर का हमें ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे हमारे पास में गिवन वैल्यू है लीड कॉम्पेंसेटर का, अगर फॉर्मूला पता होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। GC ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय बीटा इन ब्रैकेट एस प्लस 1 बाय टी अपॉन एस प्लस 1 बाय बीटा टी वेयर बी इज लेस देन 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम फॉर्मूला आपको बी इज ग्रेटर देन 1 में भी आपको दिखाई दे सकता है। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल लीड कॉम्पेंसेटर का आपको फॉर्मूला पूछा गया ट्रांसफर फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द आउटपुट Z ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन डिटरमाइन द Z बार। हमें Z का जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली हमें Z बार का जो वैल्यू है हमें निकालना होगा इस। ओके, अब देखिए इसको अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग एक इनपुट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो NAND गेट है इसके जो इनपुट्स है, यहाँ पे ये हो गया हमारा Q, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं A, ये Q और ये हो गया हमारा C। ओके, ये हो गया हमारे इनपुट। तो A जो है ये हमारा आउटपुट है इस NAND गेट का। ओके, और C जो है ये हमारा आउटपुट है इस NAND गेट का। आई होप आपको समझ में आ गई। ओके, तो जो आउटपुट Z है, ये जो Z आउटपुट आ रहा है हमारा, ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं, Z विल बी इक्वल्स टू A Q और C। ओके, A Q और C बार, क्योंकि NAND गेट यहाँ पे बबल लगाया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पे ये बार यहाँ पे लगा दिया। ओके, आउटपुट जो रहेगा फर्स्ट A का, ये किस तरीके से रहेगा, ये हमारा इसका आउटपुट, ये P और यहाँ पे हमारे पास में जो इनपुट बताया गया है ये कॉमन ही है। ओके, ये जो डॉट है ये Q भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये Q जो इनपुट है इस फर्स्ट को भी जा रहा है और सेकंड को भी जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो Q यहाँ पे आ रहा है तो इसके आउटपुट के नॉट गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा Q बार, और यहाँ पे आ गया हमारे पास P। ओके, तो हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, P Q बार, बट यहाँ पे NAND गेट है इसलिए हमें कंप्लीटली इसको ऊपर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में A। देन B का जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, या फिर हमारा कह सकते हैं कि जो C का आउटपुट है, ठीक है, ये किस तरीके से आएगा, ये हो गया R और ये हमारे पास Q। ओके, Q और इंटू R, Q बाइंडेड विद R। ओके, ये क्योंकि R यहाँ पे आया और Q यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे NAND गेट होने के कारण हम लोग इसका बार यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो ये सारे जो वैल्यूज है ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या है कि यहाँ पे जो Z का वैल्यू है तो हमें तीन ही इसके इंटीग्रल ये मेजर चीज़ें है गाइस, Q, A और C, ये जो हमने वैल्यू निकाला। ओके, Q, A और C, Q का तो हमारे पास वैल्यू बताया गया, A और C का वैल्यू बताया गया, और Z का भी हमारे पास वैल्यू बताया गया, A, Q और C। ओके, तो Z हम लोग यहाँ पे लिख लेते गाइस, ठीक है, A,
क्यू सी बार। तो सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका जो वैल्यू निकल के आता है, देखिए मैं बता दूँ, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक का जो वैल्यू है हमारा पी क्यू बार होल बार, ओके, क्यू यहाँ पे आएगा, ओके, और क्यू यहाँ पे आ गया एंडेड विथ देन सी का वैल्यू है हमारे पास में क्यू एंडेड विथ आर बार, ओके। और इसका कंप्लीट आउटपुट यहाँ पे नैंड गेट होने के कारण, यहाँ पे बबल लगा होने के कारण, देख सकते हो आप, यहाँ पे बबल लगा होने के कारण हम लोग इसको कंप्लीटली बार यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नॉट एंडेड विथ नॉट अगर करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। दैट मीन्स 2 बार अगर आते हैं तो हमारे पास जो अगर P एंडेड विथ Q इस तरीके से अगर आते हैं तो डायरेक्टली इसका वैल्यू आता है PQ। ये आपको पता होगा, हमने डी मॉर्गन थ्योरम में बताया था गाइस, ओके। तो इसको अगर हम लोग फर्दर रिजॉल्व कर लेते तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है हमारे पास पी क्यू बार, क्योंकि ये दोनों बार कैंसिल हो जाएगा एंडेड विथ क्यू बार, क्योंकि उसके ऊपर कोई बार नहीं था, यहाँ पे क्यू बार आ जाएगा, ओके, ऑड विथ, ओके। हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है कि अगर हम लोग ए ऑड विथ बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में ए एंडेड बार विथ बी एंडेड बार, ओके। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्यू आर। इसको फर्दर रिजॉल्व करते क्योंकि हम लोग यहाँ से जो क्यू है, ओके, ये जो क्यू बार है वो हम लोग कॉमन निकाल सकते, क्यू बार इन ब्रैकेट पी प्लस 1, ओके, प्लस क्यू आर विच इक्वल्स टू पी प्लस 1 जो है ये हमारा वैल्यू 1 आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यू बार ऑड विद क्यू आर, ओके। इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके कारण वो हम लोग क्या आ जाएगा हमारा क्यू बार प्लस क्यू इन ब्रैकेट क्यू बार प्लस आर विच इज इक्वल्स टू क्यू बार प्लस आर। इसको हम लोग और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऑड है तो हम लोग उसको एंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्यू आर बार कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ऊपर बार उसके, ओके। तो ये हमारा इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो ये दोनों भी आर कैंसिल होने के बावजूद हमारे पास जो दोनों भी बार कैंसिल होने के बाद वैल्यू आता है क्यू आर बार, ओके। देखिए ये जो वैल्यू आया गाइस ऐसा मत समझिएगा, ये आया हमारा z बार का और ये जो था ये था हमारा वैल्यू z का, ठीक है। z का वैल्यू आया अगर इस तरीके से, इसको और फिर से बार लगा देते तो यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो z बार का वैल्यू निकल के थे ये हमारे फाइनल आंसर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो जो हमारा वैल्यू है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है बट डेफिनेटली आपको डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के ये जो सारे हमने आपको सेशंस के अंदर पढ़ाए थे जो फॉर्मूलाज है उसको लगा के इसको सॉल्व करना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस जो पूछा गया फॉलोइंग सर्किट बिहेव्स एज अ, ठीक है, ये सर्किट बताया गया ये एज अ क्या करके वर्क करेगा, ओके। देखिए इसको अंडरस्टैंड करना होगा हमें। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में बताया गया कि डिजिटल लॉजिक सर्किट में 0 मतलब होता है लो, ओके, और 1 मतलब होता है हाई, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारे ए और बी, यहाँ पे जो ए और बी हमारे पास इनपुट्स है, ठीक है, ये दोनों इनपुट हाई होते हैं तो हमारा जो वोल्टेज रहेगा बेस टर्मिनल पे वो हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। बेस टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज है वो हमारा हाई हो जाएगा, ओके। अगर हम लोग कलेक्टर एंड बेस दोनों जो है कलेक्टर और बेस दोनों अगर हमारे हाई हो जाते हैं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट हमारे यहाँ पे आएगा 0। तो हम लोग इससे रिप्रेजेंट क्या कर पाएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इससे हमारे पास में जो है दोनों 0 के कंडीशन में ही हमारे पास 1 आएगा और बाकी कंडीशन में हमारे पास में यहाँ पे 0 ही वैल्यू निकल के आएगा। इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते तो इस टेबल से हम लोग निकाल पाएंगे कि हमारा नॉर गेट है करके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, इसको अगर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लोग डिटेल में भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। मैं हर एक इक्वेशन इसको निकाल के आपको जो वोल्टेज के वाली है उसको कंपेयर करके बताना होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ऑड विथ ए बार बी विच इज इक्वल्स टू ए ऑड विथ बी, हमारा कौन सा लॉ है? मैंने आपको चारों भी लॉज बता दिए गए, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है गाइस। उसी तरीके से आपको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एब्सॉर्प्टिव लॉ आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जेके फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑफ 8, ठीक है। कितने जेके फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन निकालना है 8 का? तो ओके, तो इसका जो वैल्यू निकालता है तो वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स आएगा 2n विच इज इक्वल्स टू 8, ओके। 2n विल बी इक्वल्स टू 8 है तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा n का वो निकल के आएगा हमारे पास 3, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द yielded आफ्टर सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन बताया गया है, तो इसको इसका आउटपुट क्या आएगा फाइनल अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करते तो। देखिए इस काफ़ी लंबा आपको दिख सकता है, बट डी मॉर्गन थ्योरम से आप इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या है, डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ, जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास में ए ऑर्ड विथ बी बार, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ए बार एंडेड विथ बी बार। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको फर्दर अगर हम लोग रिजॉल्व कर लेते तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आता है वो आएगा हमारे पास में ये इस तरीके से, ए ऑर्ड विथ बी बार ऑर्ड विथ सी, इसके ऊपर बार लगा देगा। अभी हमारे जो प्लस है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ब्रैकेट बी ऑर्ड विथ सी बार। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डी मॉर्गन्स थ्योरम से, तो हमने यहाँ पे इसको प्लस का जो है एंड में कन्वर्ट करा दिया। इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारे पास में ए बार। अब देखिए यहाँ पे ए बार लग जाएगा, बी बार के ऊपर बार है, फिर से ऊपर बार है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सी बार। ठीक है, सी बार एंडेड विद बी बार, और सी के ऊपर दो बार होने के कारण ये दोनों भी कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगा बी सी। राइट, इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आता है। ओके, तो हम लोग इसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे भी हमने इसको डी मॉर्गन थ्योरम से कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे जो है एंड आएगा। ठीक है, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन में हो गए, तो हम लोग देखिए ए बार यहाँ पे निकाल लेते सेपरेटली, बी और बी बार एक सेपरेट निकाल लेते, और सी बार यहाँ पे सेपरेटली निकाल लेते गाइस। तो इसका जो वैल्यू निकल के आते कम्प्लीटली जीरो है, पूरा टर्मिनोलॉजीज का ही वैल्यू हमारा y विल बी इक्वल टू 0 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और ये हमने पढ़ा है गाइस कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना होता है। जस्ट बिकॉज कि हमें कंप्लीटली 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम लोग हर एक क्वेश्चन को इतना समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो फिर भी इसको डिटेल में लिया जाए तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीटली कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, बट काफ़ी सिंपल से अगर आपको डी मॉर्गन्स के लॉ पता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ए बार मल्टीप्लाइड बाय ए होता है तो ये हमारा 0 होता है। ठीक है, अगर ए बार और लॉ जो होता है, देखिए एंड लॉ हो गया, ये हो गया हमारा और लॉ विच इज इक्वल टू 1। ये अगर इस लॉस को अगर आपको अच्छी तरीके से जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी द डिमांड फैक्टर विल बी 0.5। कौन से यूटिलिटी के लिए डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू है हमारा 0.5 रहेगा। डिमांड फैक्टर का सबसे पहले तो रेशियो पता होना जरूरी, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये होता है हमारे पास सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो जो रेसिडेंशियल लोड रहता है गाइस 1 किलोवाट के ऊपर का, उसका जो डिमांड फैक्टर 0.5 हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जिसका लेस देन 0.25 है तो उसका जो लेस देन 0.5 डिमांड फैक्टर रहता है। ठीक है, मोटर लोड है, ठीक है, लेस देन 10 एचपी का, यहाँ पे हमारा 0.75 वैल्यू आता है। कमर्शियल के लिए 0.7 से लेकर 0.8 तक इसका ये वैल्यू रेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट इफिशिएंट बट हैज द हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट। सबसे इफिशिएंट पावर प्लांट कौन सा है, बट लेकिन उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, जो पहली लागत है, वो सबसे ज़्यादा किसी की रहती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो इनिशियल लागत है, क्योंकि डैम्स वगैरह कंसिडर करने रहते हैं, तो काफ़ी बड़ा इसमें खर्चा लग जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, next question is an alternator is supplying a load of 200 kilowatt at a 0.5 lagging. If the power factor is raised to unity, how many more kilowatts कैन अल्टरनेटर सप्लाई फॉर द सेम केवीए लोडिंग। ठीक है, अभी हमें पूछा गया कि एक हमारा अल्टरनेटर सप्लाई कर रहे हैं 200 किलोवाट का लोड 0.8 लैगिंग पे, अगर हमारा पावर फैक्टर 1 पे ही कर दिया, यूनिटी कर दिया, तो कितने किलोवाट हमारा अल्टरनेटर सप्लाई करेगा सेम केवीए लोडिंग पे। तो काफ़ी सिंपल सा इसका सोल्यूशन है गाइस। ठीक है, 200 किलोवाट 0.5 लैगिंग पे ये कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास में जो एस का वैल्यू होता है, जो केवीए निकल के आता है, ये किस तरीके से आएगा, देखिए cos 5 विल बी कुछ क्या होता है, ये होता है हमारे पास P बाय एस। ठीक है, P मतलब होता है एक्टिव पावर और S मतलब होता है रिएक्टिव, S मतलब होता है हमारे पास में अपेरेंट पावर। ओके, तो हमारे पास अपेरेंट पावर आता है, जो केवीए में हमारे पास वैल्यू निकल के ये आएगा 0.5, हम लोग cos 5 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P का वैल्यू है हमारे पास 200 डिवाइड बाय S, तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 400 केवीए। ठीक है, 400 केवी पे अगर हमने यूनिटी पावर फैक्टर कर दिया, इसी को अगर हम लोग देखिए एक्टिव पावर को मल्टीप्लाई निकालने के लिए क्या करेंगे, S इंटू cos 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो 400 इंटू अगर हम लोग यूनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमारे पास 400 किलोवाट का इसका वैल्यू आ जाएगा 400 केवी इंटू 1 विच इज 400 किलोवाट। अब देखिए कितना मोर, हाउ मेनी मोर किलोवाट का इन अल्टरनेटर सप्लाई। तो इसका आंसर काफ़ी बार जल्दबाजी में हम लोग 400 मार्क करके निकल जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना डिफरेंस आया, पहले कितना था हमारे पास 200 माइनस, ठीक है
400 नया है माइनस 200, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है ये आएगा 200 किलोवाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इवन ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये गलत आंसर मार्क करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अरेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टर ट्यूब। इसमें से कौन सा अरेस्टर को हम लोग एज अ प्रोटेक्टर ट्यूब करके भी कंसिडर करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सपल्शन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Then the next question is, if the power transformer has a star connected primary and a delta connected secondary, then CT connection on its primary and secondary side should be what? अगर हमारा पावर ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्टेड प्राइमरी और डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी है, तो जो सीटी कनेक्शन है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे इट शुड बी बोथ डेल्टा एंड स्टार रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर का दैट मीन सॉरी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का और करंट ट्रांसफार्मर का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका होगा, जिसके पहले के सेशंस में भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम इकोनॉमिकल वोल्टेज रेंज फॉर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो मिनिमम रेंज रहता है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं 11 kV से लेके अराउंड 33 kV तक रहता है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। जो ऑप्शन में बताए उसके अकॉर्डिंगली हमने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्विच एट अ सर्किट शोन बिलो हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो स्विच है ये क्लोज कर दिया गया काफी लॉन्ग टाइम से, एंड इट इज ओपन एट t इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन dv बाई dt एट 0+ कंडीशन पे हमारे पास जो वैल्यू है हमें पता करना है। अब देखिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा कैपेसिटर है ये सडन चेंज इन वोल्टेज को जो है ये अपोज करता है, और इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास में t इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन पे t इज इक्वल्स टू 0 जस्ट बिफोर 0+ कंडीशन जो हम लोग कहते हैं, t इज इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन में जो कैपेसिटर है ये जो है हमारा क्या स्टेट में रहेगा, ये हमारा ओपन सर्किटेड रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ओके, और यहाँ पे जो स्विच क्लोज रहेगा। तो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट कौन से रहेंगे, 4 ओम का रजिस्टर या फिर इंडक्टर, और यहाँ पे रजिस्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास IL0 माइनस विच इज इक्वल्स टू IL0 प्लस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए IL0 माइनस मतलब क्या हो जाएगा, सेमी करंट हो जाएगा हमारे पास IL0 प्लस की कंडीशन में। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट का सप्लाई डिवाइड बाय हमारे पास 4 ओम्स का रजिस्टर, यहाँ पे 2 ओम्स का रजिस्टर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट, इसका आ जाएगा 2 एम्पियर का वैल्यू। ओके, अब देखिए आपने बोला होगा कि सर यहाँ पे आपने तो वैल्यू कंसिडर नहीं किया इंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे है, तो हमारा एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा। तो जो सर्किट हमारा यहाँ पे एक्ट करेगा गाइस, ठीक है। ओके, ये किस तरीके से रहेगा, ये सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स। आपको समझ में आया होगा ये इस कंडीशन में। और VC का जो वैल्यू निकल के आएगा, VC एट 0 माइनस कंडीशन पे ये निकल के आएगा VC एट 0 प्लस विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2/4 प्लस 2। ओके, 2/4 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट का वैल्यू। ठीक है, VC 0 माइनस की कंडीशन में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो 4 ओम का रजिस्टर था और यहाँ पे हमारे पास में 2 ओम्स का, तो ये हमारा VC का है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मतलब क्या हो जाएगा, इसी 2 ओम्स के रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज। तो हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे इस 2 ओम्स के रजिस्टर्स के अक्रॉस निकालेंगे, तो यही हमारा वैल्यू तो हो जाएगा 4 वोल्ट का। आई होप को यहाँ तक समझ में आएगा। अभी हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है आपको समझना जरूरी है। एट t इज इक्वल टू 0+ कंडीशन, t इज इक्वल टू 0+ कंडीशन में सर्किट हमारा जो है इस तरीके से वर्क करेगा। जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर करंट है वो हमारा सेम हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट जो है इस तरीके से हमारा बिहेव करेगा गाइस, प्लस माइनस, यहाँ पे रजिस्टर आएगा। सिंपली हमारे पास ये हमारा 0+ कंडीशन पे, ठीक है, इट इज ओपन एट t इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा स्विच ओपन है इस केस में, तो ये हमारा कोई भी यहाँ पे 2 ओम्स का रजिस्टर इनइफेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका जो वोल्टेज है इसके क्रॉस में कितना अपीयर हो रहा है, ठीक है, ये कितना अपीयर हो रहा था 2 ओम्स के अक्रॉस में, वो आया था हमारे यहाँ पे 4 वोल्ट। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे प्लस माइनस ये 4 वोल्ट, ये था 12 वोल्ट। ओके, और ये हमारे पास में 4 ओम्स का, ये हमारा करंट जा रहा है यहाँ से आए। ओके, तो IC 0+ कंडीशन में जो वैल्यू निकल के आएगा वो रहेगा हमारे पास IL, सेम करंट फ्लो है 0+ कंडीशन में, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। ओके, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला, तो जो वैल्यू रहेगी बताएगी dV बाई dt एट 0+ कंडीशन में हम लोग किस तरीके से डिफाइन पैक करेंगे। IC 0+ कंडीशन में जो हमारा CD VC 0+ डिवाइडेड बाय dt विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया था
2 इक्वल्स टू, इसको हम लोग इक्वेट कर लेते, यहाँ से हम लोग रिजॉल्व करते इसको आई गेस, ठीक है। 2 विच इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना था 0.1 है, 0.1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय डी वी सी 0 प्लस डिवाइडेड बाय डी टी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते डी वी 0 प्लस कंडीशन बाय डी टी विच इज इक्वल्स टू, देखिए 2 यहाँ पे 0.1 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारे पास में 2 डिवाइड बाय, अगर हम लोग 2 डिवाइड बाय 0.1 करते तो उसका वैल्यू आ जाएगा 20 वोल्ट। सिर्फ इतना ही हमें वैल्यू पूछा गया था, वही हमारे पास करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शन सी में। आप देख सकते हो कितना लेवल तक उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए, इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। नॉट नेसेसरीली आपको सेम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको ये सारे फंडामेंटल टॉपिक पढ़ना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एल इक्विवेलेंट इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे एल इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे 20 12, देखिए जो 20 है ये 12 है और ये 10 है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण हम लोग इसको डायरेक्टली एडिशन कर पाएंगे। 20 + 10 विल बी इक्वल्स टू 30 + 12, वो हो जाएगा हमारे पास में 42। ओके, और देखिए इस 42 को है अगर हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीटली इसके पैरेलल में आ जाएगा फिर। ओके, ये आ जाएगा 42 और ये हो गया हमारे पास 7, और 42 और 7 का अगर हम लोग निकालते तो 42 × 7/42 + 7, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 6 हेनरी। ठीक है, अभी हमारे पास सर्किट किस तरीके से रिजॉल्व हुआ, ये आ गया 4 हेनरी का, ये आ गया 6 हेनरी का। ठीक है, ये 6 हेनरी का और ये आ गया हमारे पास 8 हेनरी का। ठीक है, ये 6 और ये आ गया 4। इसके अक्रॉस में जो हमारा सीरीज में रहेगा, तीनों भी कनेक्टेड है सीरीज में, तो हम लोग 8 + 6 कितना आ जाएगा, 14 + 4 18 हेनरी। ओके, सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जस्ट लाइक रजिस्टर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इनपुट वोल्टेज VI विल बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज V0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अगर VI वोल्टेज है, ये हमारा 5 वोल्ट बताया गया, तो V0 का वैल्यू कितना आएगा हमें पूछा गया। ओके, अब जो वोल्टेज रहेगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वो रहेगा हमारे पास 0 वोल्ट। ओके, इस केस में हमारे पास में जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, तो जो वोल्टेज रहेगा, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल VX पे वो रहेगा 0। देखिए आपको पता होना चाहिए इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास ये माइनस। ठीक है, इसको हम लोग VX कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल VS और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा हमारा प्लस। ओके, तो VX विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग KCL लगाते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगा ये किस तरीके से आएगा, VX - VI। देखिए VX - दिस VI डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 किलो ओम्स का, फिर 10 विच इज इक्वल्स टू, या फिर लिख पाएंगे हम लोग प्लस VX - ये V0 डिवाइडेड बाय इसका रजिस्टर कितना है 25 का, विच इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो जहाँ पे V0 का वैल्यू निकल के आता है, VX का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना डाल दिया 0। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू 0 आ गया। ओके, VI का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 5, और यहाँ पे V0 का वैल्यू निकालने के हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है 12.5 वोल्ट, -12.5 वोल्ट निकल के आता है। इसको रिजॉल्व कर दीजिएगा, दोनों ऑप्शन में गलतियाँ नहीं करनी और कंफ्यूज भी नहीं होना है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करंट I सप्लाइड बाय द सोर्स इन द सर्किट शोन बिलो इज व्हाट। ठीक है, इस सर्किट में जो I बताया गया करंट, ये कितना आएगा हमें पूछा गया गाइस। अब आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। देखिए काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे 15 के 3 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 15 ओम्स के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इसका जो सिंगल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास सिर्फ 5 ओम का निकल। ओके, अब देखिए इस पैरेलल कॉम्बो को हम लोग रिजॉल्व करें तो आएगा 24 × 8/24 + 8 विच इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। ये 1 जा आ जाएगा, 4 जा, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया कि अगर हमारा इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 6 ओम का, यहाँ पे 5 ओम्स का आ गया। ओके, अब ये 20 × 5 20 + 5 विच इज 25, ये 1 जा आ जाएगा, 5 जा, ये आ जाएगा 4 जा। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, यह है हमारे पास सिर्फ ओम्स का। अब हम लोग इसको फाइनली एक अच्छी तरीके से रिड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 12 ओम्स का, ये इनिशियली जितना है हमारे पास में 12 ओम्स का। यहाँ पे इसके बाद में हमने जो रिजॉल्व किया वो आया हमारे पास 4 ओम्स का। देन हमारे पास में आया 5 ओम्स का रजिस्टर। ओके, देन हमारे पास में यहाँ पे 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ओके, देन हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 6 ओम्स का रजिस्टर। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज गिवन है
80 वोल्ट. Now if we calculate 12 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6, okay, 12 plus 4 plus 5, ठीक है, ये 12 4 16 हो जाएगा, 16 plus 5 21 plus 5 21 plus 5 will be 26 plus 6, 26 plus 6 will be equals to, यह आ जाएगा हमारे पास 32. तो इसमें से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो फाइनली रजिस्टर आया, ये आया हमारे पास 32 ओम्स का, और वोल्टेज सोर्स कितना है, 80 वोल्ट का. तो करंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस ओम्स लॉ से. ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिवाइड बाय 32. सिंपल है. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द नोड्स एट ए एंड बी फॉर. क्या पूछा गया, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू नोड्स ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो. ये नोड यहाँ पे ए बताया गया है और बी, इसके नोड वोल्टेज हमें पता करने. ओके, ये जो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड को गाइस, ए, ठीक है, ये जो है ए है डायरेक्टली नोड ग्राउंड को कनेक्टेड होने के कारण इसका जो वैल्यू है सिंपली 0 आ जाएगा. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट ही हो जाएगा. अभी हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचा है ए और बी, इन दोनों ऑप्शन में से हमें पता करना है. तो हम लोग डायरेक्टली केसीएल लगाते थे नोड ए पे, तो हम लोग किस तरीके से वैल्यू निकाल पाएंगे इस बी नोड पे. ये हो जाता है ए और ये हो गया हमारे पास में बी. ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास 0 - 6 डिवाइडेड बाय 10. 0 माइनस दिस 6 वोल्ट, अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं लिख लेता हूँ 6 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है. ओके, प्लस आई ए प्लस 5 आई ए. ठीक है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये हमारे पास डाउन 5 आई ए. ओके, विच इज इक्वल टू 0. तो जहाँ से आई ए का वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा हमारे पास 0.1 एम्पियर. ओके, और आपको पता होना चाहिए वी ए माइनस वी बी, इस दोनों के डिफरेंस का क्रॉस में कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. तो वी ए माइनस वी बी वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 आई ए. ठीक है, करंट कितना फ्लो रहा है, 5 आई ए. ओके, आई का तो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, 20 इंटू 5 इंटू 0.1 विच इज इक्वल्स टू. ओके, यहाँ पे वी ए का वैल्यू कितना आया था, 0 माइनस वी बी. तो यहाँ पे माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू, हम लोग निकाल पाएंगे 20 इंटू 0.5, 5 इंटू 0.1, 5 इंटू 0.1 विच इज इक्वल्स टू 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे जो वी बी का वैल्यू निकल के आता है ये आएगा -10 वोल्ट. ठीक है, या माइनस साइन हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे. तो ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. देखिए काफ़ी क्लोज डिफरेंस है यहाँ पे 10 वोल्ट और -10 वोल्ट में, तो आपको यहीं पे प्लस माइनस में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वाई पैरामीटर ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन बिलो. ओके, सो देखिए यहाँ पे हमें वाई पैरामीटर्स हमें पूछे गए. आपको सिंपल रिलेशनशिप पता होना चाहिए बिटवीन वाई पैरामीटर्स और जेड पैरामीटर. वाई विल बी इक्वल्स टू एडमिटेंस, मतलब कहते हैं इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस. ओके, ये हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं. तो जो वाई पैरामीटर है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, I1 विल बी इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 विच इज इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2. ओके, तो यहाँ पे देखिए इनपुट साइड अगर हम लोग KVL लगाते हैं तो यहाँ पे V1 का जो वैल्यू आएगा, V1 का आएगा हमारे पास 24 I1 प्लस 8 I1 प्लस I2. राइट, सिंपल हमारे पास में V1 का वैल्यू निकल के आएगा 32 I1 प्लस 8 I2. राइट, ये हो गया हमारे पास में. आउटपुट साइड हम लोग निकाले तो V2 साइड का जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा हमारे पास में V2 विल बी इक्वल्स टू 8 I2 प्लस 8 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2. ओके, विच इज इक्वल्स टू V2 विल बी इक्वल्स टू 8 I1 प्लस 16 I2. ठीक है, तो Z पैरामीटर जो है इस मैट्रिक्स का, Z पैरामीटर हमारा किस तरीके से आएगा, विच इज इक्वल्स टू Z पैरामीटर आपको पता ही होना चाहिए Z11 इंटू I1, Z12 इंटू I2. ओके, और V2 का वैल्यू आता है Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2. ये दोनों भी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं. यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, इन दो इक्वेशन को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस. ठीक है, मैं हाईलाइट करा देता हूँ इसको. ओके, इन दो इक्वेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करते तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मैट्रिक्स हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं. आ जाएगा 32 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये सेकंड इक्वेशन पे आ जाएगा यहाँ पर हमारा वैल्यू 8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16. ठीक है, और इसको ये Z को अगर हमें Y में कन्वर्ट करना होगा, Y पैरामीटर निकालना होगा, तो हम लोग इसको इन्वर्स करेंगे तो Y विल बी इक्वल्स टू. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते. अब देखिए मैं इसको Z को Y कर रहा हूँ, अगर Y कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा इन्वर्स लग जाएगा. इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको काफ़ी आसानी से निकालता आना चाहिए. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/32 इंटू 16. ठीक है,
32 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64, ठीक है, विच इज इन ब्रैकेट 16, और यहाँ पे देखो इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जाएगा -8 आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज -8 और यहाँ पे 32 इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। इसको फर्दर रिजॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ओके। 1/28 1 बाय -56 1 बाय -56 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा इस 1/14, ओके। कंप्लीटली सॉल्व कर दे तो ये मोह इसका यूनिट हो जाएगा वाई पैरामीटर्स का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस परटेन्स टू विच टाइप ऑफ फिल्टर। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बताया गया है और ये कौन सा फिल्टर रहेगा हमें पूछा गया, ओके। तो देखिए ये एच ऑफ एस का वैल्यू हमारे पास बताया गया। अगर हमारे पास एस इक्वल्स टू 0 हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। तो एच ऑफ, और यहाँ पे बचेगा कितना, एच ऑफ एस, ये 1/LC 1/LC, ये वैल्यू कितना बचेगा हमारे पास 1। अगर एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते, ठीक है, तो एच ऑफ एस ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू है, दैट मीन्स देखिए अभी क्या हुआ, एच ऑफ एस में हमने यहाँ पे वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर ली, तो ये एच ऑफ 0 कितना आया, ये आया हमारे पास 1, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे जो है वैल्यू, यहाँ पे जो है इन्फिनिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते, ठीक है, इन्फिनिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते, यहाँ पे जो एच ऑफ इन्फिनिटी निकल के आएगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में 1, ओके। तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में बैंड स्टॉप फिल्टर। ये बैंड स्टॉप फिल्टर कब डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एस का वैल्यू जो है वो 0 है तो उस केस में एच ऑफ 0 जो है वो 1 निकल के आता है, और एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशन में एच ऑफ इन्फिनिटी कंडीशन में भी हमारे पास 1 आता है, तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इस आपको चारों भी कंडीशंस पता होना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास है और बैंड स्टॉप फिल्टर है, उसके लिए एस इज इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पे क्या वैल्यू आता है, इसके कारण हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द V0 इन द गिवन सर्किट, ओके। यहाँ पे V0 का वैल्यू हमें पता करना है, ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल के। देखिए अगर हम लोग इस 4 एम्पियर के करंट को अगर हम लोग एक्टिव मान लेते तो यहाँ पे जो है इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ओके। तो इस केस में हमारे पास करंट डिवीजन रूल से जो हमारा करंट जाएगा अक्रॉस द, अब देखिए V0 के अक्रॉस, ये V0 हमें निकालना है, तो 2 ohms के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो होगा वो होगा I विल बी इक्वल टू 4 इंटू करंट सोर्स कितना है 4, ओके। यहाँ पे जो हमारे पास में शिफ्ट अप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 2 ohms के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए इसके अपोजिट का वैल्यू कितना आएगा 5, ओके। 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस दिस 2 ohms रेजिस्टेंस, ओके, वो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, V1 विल बी इक्वल टू 2 × 2, ठीक है। 2 ohms का रेजिस्टेंस में से करंट भी निकाल लिया तो आ जाएगा 4 वोल्ट, ओके। ये आ गया हमारे पास इस V1 का वैल्यू। उसके कारण हम लोग जो है हमारा 4 एम्पियर्स का जो करंट सोर्स है इसको हम लोग ओपन सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है, ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल से हमारे पास V2 का वैल्यू आएगा, V2 का कितना वैल्यू का 10 टोटल सप्लाई वोल्टेज। अब जिसके अक्रॉस का वैल्यू निकालना है वही हमें लेना पड़ता है, वो आएगा 2 अपॉन 2 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये भी हमारे पास V2 का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट। तो नेट वोल्टेज कितना रहेगा V0 का 4 + 2 6 वोल्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चेक द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ कैरी ऑक्सिलरी कैरी पैरिटी और साइन फ्लैग जो रहेगा प्रोग्राम का वो कितना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है A8F ए का जो वैल्यू है हमारे पास में 8F है, ओके। H का वैल्यू कितना है, ओके, H विल बी इक्वल टू 1000111, ओके, 8F है। और B कितना है हमारे पास में 68H, ओके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0110100, ओके। तो A + B का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में, A का हमारे पास जो वैल्यू था ये था, A + B का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 1111011 विच इज इक्वल टू हो जाएगा F7H,
ओके तो देखिए इस रिजल्ट से जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारा बस 1 है, तो हमारे पास साइन फैक्ट 1 आ जाएगा। ओके तो कैरी जनरेट जो कैरी भी जनरेट होगा इस केस में, ठीक है, जो D3 में जनरेट होगा D4 में पास होगा, तो AC का भी वैल्यू 1 आएगा हमारे पास। 2 बिट ऑपरेशन के लिए रिजल्ट जो है वो हमारा 2 बिट रहेगा, तो कैरी जो है हमारा 0 रहेगा इस केस में। ओके और हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, 1 4 हो गए और ये हमारे पास 3। ओके इसका जो नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है ये हमारे पास 7 का वैल्यू आता है, ये हमारा ऑड आता है गाइस। अगर ऑड है तो हमारे पास में पैरिटी फैक्ट जो है वो है हमारा 0। ओके ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रजिस्टर्स है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, तो उन्होंने क्या किया गाइस, एक एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चीज़ें पूछ ली गई। आप देख सकते हो सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर assume the accumulator contains AAH and carry will be equals to 0. How many times the instruction RAL must be executed so that the accumulator reads A9H and what will be the CY bit reading at that instant? इसका क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, RAL इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है आपको। ओके तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके आप मुझे इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है सिंपल, या फिर किस तरीके इसका एग्जीक्यूशन होगा डेफिनेटली आप होमवर्क की तरीके से एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरिफेरल दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्पेशल पर्पस पेरिफेरल। ठीक है कौन सा पेरिफेरल जो है वो बिलोंग कर रहा है स्पेशल पर्पस पेरिफेरल में, तो वो रहता है प्रोग्रामेबल कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इंटरफेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। Next question is, in a 8085 microprocessor, assume that the stack pointer is pointing to the memory location 2000H and register D contains the value 1050H. After the execution of instruction push D, the stack pointer would be pointing at. जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शन का पुश डी के बाद में जो स्टैक पॉइंटर क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें पूछा गया। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। इनिशियली हमारे पास में जो मेमोरी लोकेशन पे वो पॉइंट कर रहा है 2000H पे। ओके उसी का मतलब है कि जो 2000H है ये मेमोरी लोकेशन जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे है। अगर हम लोग पुश डी, ठीक है, ये जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो है इसको रन करते हैं, ठीक है, तो जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक में। करेक्ट, नया अगर हम लोग पुश करते हैं इसमें, तो इस केस में जो हमारा डेटा जो है वो 1050 ये स्टोर हो जाएगा इस केस में। तो जो मेमोरी एड्रेस रहेगा नए जो हमारा नया एलिमेंट हमने ऐड किया वो किस तरीके से आएगा, 2000H प्लस 0001H। करेक्ट, यहाँ तक आ गया। तो 2000H को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0 0 1 0 0 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 0। ओके राइट, और इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 0001H को, ये भी आएगा हमारे पास 4 टाइम्स 0। ठीक है 000 के लिए हम लोग 000 ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके यहाँ पे आ जाएगा 0001। ये हमने दोनों वैल्यू निकाल दिया। इनका दोनों का एडिशन जो निकल के आएगा, ये जो एडिशन निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 0001 1111 1111 एंड 1111। ओके तो ये तो हो गया हमारा इसका एडिशन। तो हमारे पास इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है, आएगा 1FFERH। ठीक है ENH। ओके ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप के क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In a 8085 microprocessor, the first machine cycle of every instruction is what? 8085 microprocessor में जो first machine cycle रहता है हर एक instructions की, वो क्या रहती है, opcode fetch cycle। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 8th bit of the program status word PSW of 8086 microprocessor represent which of the following flag? तो 8th bit जो रहता है PSW का 8086 microprocessor में कौन सा फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, तो वो ट्रैप फ्लैग रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग 8086 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज व्हाट। ठीक है पहले हमारे पास बताया गया MOV AX BB11H। ये कमांड क्या करेगा, स्टोर करेगा BB11 डेटा। ये जो BB11 डेटा है इन द रजिस्टर पेयर AX, इसमें स्टोर करेगा। ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है MOV CX 1122H, ये हमारा क्या करेगा, ये जो डेटा है हमारे पास 1122 ये किस में स्टोर करेगा, ये हमारे CX रजिस्टर में स्टोर करेगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ऐड होगा AX और CY, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ओके और HLT ये हो गया हॉल्ट। ओके तो इस केस में हमारे पास दोनों का एडिशन है। अब देखिए ये जो वैल्यूज निकल के आएगा गाइस, AX कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास BB11, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है
1011 1011 0001 0001। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है सी एक्स, वो उसमें कितना डेटा रहेगा 1122। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1100, इसका जो वैल्यू आएगा 1 है तो यहाँ पे 0001, फिर से हमारे पास 0001, फिर से 0010 आएगा। Q2 के लिए हम लोग 10 रिप्रेजेंट करते, आगे यहाँ पे 0 लगा दिया 0010। इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो आएगा हमारे पास में 11001100 0011। ओके, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारे पास में CC33H। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम इंडक्टेंस L मिनिमम फॉर कंटिन्यूस करंट फॉर अ बूस्ट कन्वर्टर इज गिवन बाय डैश वेयर D इज अ ड्यूटी रेशियो। D यहाँ पे हमारे पास में ड्यूटी रेशियो बताया गया और मिनिमम इंडक्टेंस कंटिन्यूस करंट बूस्ट कन्वर्टर के लिए हमें वैल्यू पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, L मिनिमम इज इक्वल्स टू D इन ब्रैकेट 1 माइनस D स्क्वायर R इंटू 2F। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ 50 हर्ट्ज सप्लाई द सब साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ द थायरिस्टर इज गिवन बाय। ओके, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आई सब का जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है हमारे पास में आई अंडर रूट ऑफ टी माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। तो जो टी का वैल्यू आता है फ्रीक्वेंसी का वो आता है 1/f विच इज इक्वल्स टू कितना जगह 1/50, इट इज इक्वल्स टू 20 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है क्या। तो जो हाफ ऑफ 10 ये सर्च के लिए जो बोला क्या गया सब साइकिल सर्च करंट, तो इसमें इसका हाफ कितना हो जाएगा 10 मिली सेकेंड्स का। ओके, ये रहेगा हमारे पास सर्च पीरियड का। जो इस वैल्यू में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू आई सब आई इन ब्रैकेट 1/100t। इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला था हमारे सर्च करंट का एक कंप्लीट एक साइकिल में। ओके, बट यहाँ पे सब साइकिल सर्च करंट के लिए वैल्यू पूछी गई थायरिस्टर के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस पेपर को देखकर डिमोटिवेट फील हो रहा होगा या फिर आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा तो इसका बिल्कुल कंसिडर नहीं करने का। अलग अलग जो ईयरली आपका पेपर पैटर्न चेंज होता है, अलग अलग क्वेश्चन का एडअप होता है। जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसी पर्टिकुलर पेपर के लिए जोर दिया था हमें कि ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए करके। ठीक है, तो इस बातों को आपको कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है गाइस। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, गेन मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसको हम लोग IGBT करके कंसिडर करते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ DC chopper has a resistive load of R is equal to 10 ohms and an input voltage of 220 volts. When the chopper switch remains in the on state, its voltage drop is VCH equals 2 volts. If the duty cycle is 50%, determine its average output voltage V0. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज V0 हमें पता करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू जो रहता है आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है, V0 एवरेज ये कितना रहता है V0 मल्टीप्लाइड बाय T ऑन अपॉन T। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V0 मल्टीप्लाइड बाय D, ड्यूटी साइकिल जो हमारे पास D से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है, या फिर हम लोग उसको सर्किट से रिप्रेजेंट करना चाहिए तो ये हो गया हमारा चॉपर का स्विच, ये हो गया हमारे पास में डायोड। ओके, ये हमारे पास इंडक्टर और ये है हमारा लोड। करेक्ट। ओके, तो ये है इसके अक्रॉस का वोल्टेज V0। ठीक है, तो जो सोर्स वोल्टेज है VS ये हमारा 220 वोल्ट है बताया गया है। ओके, VS इक्वल्स टू 220 वोल्ट। तो सोर्स वोल्टेज है 220 वोल्ट और VCH है इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो है हमारे पास में VCH 2 वोल्ट्स का। ठीक है, ये चॉपर के अक्रॉस का 2 वोल्ट है। तो V0 का जो वैल्यू निकल के आ गया ये 220 माइनस 2 वोल्ट। ठीक है, ये निकल गएगा 220 माइनस 2 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 218 वोल्ट। यह है हमारे पास V0 का वैल्यू। जब हमारा चॉपर ऑफ स्टेट कंडीशन में रहेगा तो ये जो V0 है, ठीक है, ये हमारा 0 रहेगा, V0 हमारा 0 है। तो जो हमारा एवरेज आउटपुट किस तरीके से आ रहा है गाइस, ये एवरेज आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। करेक्ट, यहाँ पे
18 वोल्ट मैक्सिमम आ रहा है, फिर से हमारे पास में ये फर्स्ट ऑन कंडीशन रहेगी, फिर ऑफ कंडीशन रहेगी, फिर से हमारे पास ऑन कंडीशन रहेगी। तो इस केस में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा हमारे पास 218 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 0.5 t अपॉन t विच इज इक्वल टू 109। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल पल्स full converter delivers a power to a resistive load of R for an AC source voltage of Vs. The average output voltage V0 is given by V0 का आउटपुट वोल्टेज हमें पूछा गया। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए सिंपल आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज का ही फॉर्मूला ही पूछा गया, तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट। अंडर रूट ऑफ 2 Vs बाई पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है, हमारा फायरिंग एंगल होता है। ओके, next question is the source voltage for the circuit shown is 220 volt and the load inductance is 220 microhenry. If the switch is closed for at a time t1 is equals to 100 microsecond, then the load current will be what? load current हमें पता करना है। Vs हमारे पास में बताया गया 220 वोल्ट से गाइस। ओके, t on का जो वैल्यू बताया गया t on which is 100 माइक्रोसेकेंड्स है। ओके, L का जो वैल्यू बताया 220 माइक्रो हेनरी बताया गया। ओके, तो I नॉट का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 220 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 220 इंटू 10⁻⁻6। ओके, क्योंकि इस सर्किट से अगर हम लोग आई नॉट का वैल्यू निकालते तो वो आई नॉट का वैल्यू आता है Vs इंटू टी ऑन अपॉन एल, इसलिए हमने ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास 100 एम्पियर आई नॉट का। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एक पेपर एनालिसिस गाइस, ये किस तरीके से हमने क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि नॉट नेसेसरीली आपको सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे इस साल भी, जस्ट एक क्यूरियोसिटी के लिए हमने क्विकली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया किस तरीके से उसका आंसर आता है करके। हालांकि हम लोग उतना डिटेल में नहीं गए कुछ क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली, लेकिन इससे आपको एक सेट ऑफ पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रीवियसली पूछे गए और आपको इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। अभी हम लोग 2 और पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें ये मल्टीपल क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो आई होप को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे गाइस। अगर कोई क्वेरीज आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये जो हमारा यूपीपीसीएल जेईई का कोर्स मैंने आपको जो रिकमेंड किया गया उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। आपको इस साल डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा वो एमपीपीजीसीएल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें कवर अप हो चुके हैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे थे। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आए तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ के हमसे पूछ सकते हो। रिसेंट सेशन को आप यहाँ पे क्लिक करके डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।